हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप ईच एंड एवरी वन ऑफ यू इज डूइंग एब्सोल्युटली गुड। माय नेम इज डॉक्टर विपिन कुमार शर्मा एंड मैं आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं हमारे प्यार से बैच चेक इन 2.0 के अंदर। अगर आप सभी लोग मुझे ठीक तरीके से देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, देन गिव मी अ बिग फैट थम्स अप और अ बिग रेड हार्ट इन द चैट सेक्शन सो दैट वी कैन स्टार्ट टुडेस ब्यूटीफुल सेशन अप, जहां पर आज हम एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम को खत्म करने वाले हैं, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की धज्जियां उड़ाने वाले हैं एंड काफी सारे सवाल भी सॉल्व करने वाले हैं। एंड अगर हमारे पास वक्त रहा तो आज हम माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के भी बेसिक डिस्कशन को स्टार्ट कर रहे होंगे। एक बार फटाफट बता दीजिए सारी की सारी चीजें ठीक हैं। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, सुस्वागतम सभी भाइयों बहनों का स्वागत है विपू भाई की इस क्लास में। कैसा है हालचाल जारवे समाज का, बता दो ना। कैसे हैं सब लोग, कैसी है अपनी आर्मी, सब कुछ ठीक है, सब कुछ बढ़िया है, हेल्थ वेल्थ सब फाइन, बता दो भाई। यस 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 यस, क्या बात है। एक बार फटाफट लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी का झोंका मुझ तक पहुंचे और उस एनर्जी को इस्तेमाल करके मैं बना सकूं इस सेशन को एक तोड़ू फोड़ू पावर पैक्ड सेशन। मजा आने वाला है। 4 ऑर्गेनेल्स मिनिमम कंप्लीट करेंगे आज। हो सकता है 5वीं ऑर्गेनेल के भी मुंह पे तमाचा मार दें, लेकिन कम से कम 4 का तो टारगेट आज हम लेकर बैठे ही हैं। इतना तो हमें कार्यक्रम करके जाना ही है। यस यस यस, बहुत शानदार, वेरी गुड। क्या कल हम लोगों ने जो डायग्राम बनवाया था वो आप सबकी कॉपियों में मौजूद है? यस गुरुजी। क्या इतनी बातें सबने नोट कर ली थी? यस सर। एक बार मैं आपको दोबारा से 10-15 मिनट में ये सारी बातें बताऊंगा, बिकॉज 90% ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ईआर एंड जीसी आर ऑलरेडी प्रेजेंट हियर। वो सीधे सीधे यहीं पर आपको देखने को मिल जाते हैं, तो टेंशन वेंशन है नहीं। अगर हम इसी को एक बार रिपीट कर लें तो ईआर के अधिकतर पॉइंट, मोर देन 90% पॉइंट यहीं क्रैक हो जाएंगे। एंड सिमिलरली जीसी के भी। एंड लाइसोसोम एंड वैक्यूल आपको पढ़ना रहेगा तो मजा आ जाएगा, कोई टेंशन परेशानी रहेगी नहीं, है ना। आओ मेरे भाई, सबसे पहले मैं आपको बेसिक बातें बताता हूं जो हमने कल भी डिस्कस कर ली थी, लेकिन दोबारा कर लेते हैं क्योंकि आज तक बार बार रिवीजन करने से किसी का कुछ गया नहीं है। आराम से मेरी बात सुनिए। मैंने कहा कि यह है आपका एक पूरा का पूरा सेल और यह है उस सेल का दिमाग, उस सेल का ब्रेन, जिसे हम प्यार से न्यूक्लियस कहते हैं। क्या? बिल्कुल कहते हैं गुरुजी। इसे कहते हैं सेल का मस्तिष्क, सेल का दिमाग, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का इनर एनवेलप है, क्योंकि दुनिया का बच्चा जानता है कि न्यूक्लियस में 2 मेम्ब्रेन होती हैं, 2 एनवेलप होते हैं। यह है इनर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस, सर बहुत बढ़िया बात है। एंड यह है आउटर एनवेलप ऑफ द न्यूक्लियस, सर और भी अच्छी बात है। गुरुजी कल आपने हमें बताया था कि जो आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस है इट इज कंटिन्यूअस विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यही आगे कंटिन्यू होकर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाता है। क्या? बिल्कुल बनाता है। ये आपको रेटिकुलर सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, यानी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दिस इज रेटिकुलम, दिस इज रेटिकुलम। ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाता है। इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी 2 अलग अलग प्रकार की चीजें पाई जा रही हैं। ऐसा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो न्यूक्लियस के ज्यादा करीब है, इसे हम कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां पर रफ अपीयरेंस होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम। यहां पे दानेदार अपीयरेंस आपको दिखाई दे रही है, राइबोसोम्स आपको प्रेजेंट दिखाई दे रहे हैं। जबकि नीचे की साइड यानी न्यूक्लियस से थोड़ी दूरी पे पाया जा रहा है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब गुरुजी आपने हमें एक बात बताई थी कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम पाया जा रहा है और राइबोसोम को हम कहते हैं प्रोटीन की फैक्ट्री, यानी यहां प्रोटीन बनते हैं। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता होगा गुरुजी? प्रोटीन बनाता होगा, गारंटी से बिल्कुल बनाता होगा सर। एंड मेरे भाई प्रोटीन बना के ये एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अगले पार्ट की तरफ भेज देता होगा, यानी गोल्जी की तरफ भेज देता होगा। बिल्कुल भेज देता होगा सर, आराम से भेज देता होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये स्मूथ इसीलिए है क्योंकि इस पे कोई भी राइबोसोम आपको लगे हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई यहां पर ये जो स्मूथ है इसमें कोई प्रोटीन नहीं बनेगा। यहां क्या बनते हैं? एस फॉर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में एस फॉर आपके स्टेरॉइड्स बनते हैं, जैसे कि हमारे स्टेरॉइड हार्मोन्स बनते हैं, सेक्स हार्मोन्स बनते हैं एंड लिपिड बनते हैं, क्योंकि बच्चा जानता है कि स्टेरॉइड भी लिपिड का ही एक टाइप है। बायोमोलिक्यूल्स में आप एक कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं जिसका नाम है लिपिड। 4 बायोमोलिक्यूल्स पढ़ते हैं आप, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, न्यूक्लिक एसिड एंड लिपिड। लिपिड में फिर आप पढ़ते हैं कोलेस्ट्रॉल वगैरह के बारे में, इसका स्ट्रक्चर दिया हुआ है बायोमोलिक्यूल में। तो आप इनडायरेक्टली याद कर सकते हैं कि जो स्टेरॉइड्स होते हैं दे आर लिपिड ओनली। ऑयल है, फैट है, स्टेरॉइड्स हैं, ये सारे लिपिड ही तो होते हैं। यस गुरुजी, बिल्कुल सही बात है। यानी सीधा याद कर लो कि भैया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इस पे राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाएगा सारे टाइप के। गुरुजी एकदम सही बात है। अब ये प्रोटीन और लिपिड बन गए हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, इनकी प्रॉपर पैकेजिंग के लिए समझ लो मेरे भाई, आपने मेड इजी किताब ऑर्डर करी। प्रमोशन चलता रहना चाहिए, गुरुजी जो है बहुत मस्त आदमी है, बता के करते हैं प्रमोशन। समझ लो आपने मेड इजी ऑर्डर करी,
अगर वो मैं मेडिसिन निकाल के दे रहा हूं अपने गोदाम से आपको, तो उसके ऊपर प्लास्टिक का एक छोटा सा कवर चढ़ा हुआ है पहले। लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके पास वो किताब जब पहुंचे, शानदार तरीके से पहुंचे, तो मैं उसको भेज दूंगा कहां? पैकेजिंग वाले भैया के पास। वो उसे और अच्छे तरीके से पैकेज करेंगे और आपके एड्रेस की पर्ची भी लगाएंगे, उसके ऊपर स्लिप भी लगाएंगे, तभी तो वो किताब आपके घर तक शिप हो पाएगी, वरना वो किताब आपके घर तक पहुंचेगी ही नहीं। मुझे एग्जैक्टली पता भी तो होना चाहिए कि उस किताब को मुझे डिलीवर कहां करना है। कोई बच्चा छत्तीसगढ़ का है, कोई बच्चा चंडीगढ़ का है, कोई बच्चा रायपुर का है, कोई बच्चा जो है तेलंगाना का है, कोई बच्चा चेन्नई का है, अलग अलग जगह पर बैठे हुए हो आप लोग। तो आपका एग्जैक्ट एड्रेस जब होगा तभी तो वो किताब आपके घर तक जाएगी। बिल्कुल जाएगी सर। इसीलिए मैंने क्या किया, ये जो प्रोटीन और लिपिड बने हैं इनको यहां भेज दिया गोल्जी के पास। गोल्जी में जो अलग अलग आपके ये दिखाई दे रहे हैं, गोल्जी के सिस्टरने, इन्हें सिस्टरने कहते हैं, इनके बारे में पढ़ाऊंगा मैं। एक सिस्टरने से दूसरे पे गए प्रोटीन और लिपिड, फिर तीसरे पे गए, चौथे पे गए, पांचवे पे गए, और यहां पर देखो पतली पन्नी थी, बढ़िया तो पैकेजिंग करी गोल्जी ने, एंड इसके ऊपर टैग लगा दिए, यानी एड्रेस लिख दिया कि इस प्रोटीन को एग्जैक्टली भेजना कहां है, सेल के अंदर ही रखना है या सेल के बाहर भेज देना है, सेल के अंदर ही रखना है या सेल के बाहर भेज देना है। एग्जैक्टली ये प्रोटीन कहां जाना चाहिए ये हमें पता लगता है इस शुगर के टैग से, जिसको हम कहते हैं ग्लाइकोसाइलेशन। ग्लाइको का मतलब होता है शुगर, यानी हम ग्लाइकोसाइलेशन कर रहे हैं प्रोटीन की और लिपिड की। ये जो प्रोटीन और लिपिड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से बन बन के आए, इनके ऊपर हमने शुगर टैग लगाया, इनका एड्रेस लगाया, जिससे कि इन्हें सही लोकेशन पे भेजा जा सके। एड्रेस किसने लगाया, एक बार चैट सेक्शन में बताइए। एड्रेस लगाने का काम किसका, यानी शुगर टैग लगाने का काम किसका, यानी ग्लाइकोसाइलेशन का काम किसका? गुरुजी। जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन का काम कौन करता है? जी फॉर गोल्जी करता है। क्या करता है गुरुजी? पैकेजिंग का काम कौन करता है? बढ़िया पैकेजिंग। पन्नी चढ़ाने का काम कौन करता है? प्रॉपर पैकेजिंग का काम कौन करता है? गोल्जी करता है। क्या करता है गुरुजी? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है गुरुजी। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड बनाता है गुरुजी। एकदम सही बात है। गोल्जी का एक और काम जो आपको यहां दिखाई दे रहा है वो ये है कि ये जो गोल्जी है इसका एक छोटा सा टुकड़ा आगे चल के अपने आप को लाइसोसोम में कन्वर्ट कर लेता है, यानी लाइसोसोम क्या है? गोल्जी का बच्चा है। मेरा बच्चा है तू, ऐसा बोलता है गोल्जी किसको? लाइसोसोम को, क्योंकि लाइसोसोम सच में उसके टुकड़े से, वेसाइकल से ही बना है। यस गुरुजी, ये बात समझ में आ गया। एंड मेरे भाई फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग, वैक्यूल को स्टोर हाउस कहा जाता है सेल का, क्योंकि बहुत बड़ा होता है। प्लांट सेल में वैक्यूल 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है मेरे भाई, सबसे ज्यादा जगह घेर के बैठा रहता है, सेंट्रल होता है, सेंटर पे पाया जाता है। सेंट्रल वैक्यूल इतना बड़ा होता है, तो स्टोर हाउस तो यही होगा। हाँ गुरुजी यही होगा, बात तो ठीक है। क्या इतनी बातें मेरे सारे शेर और चीतों को समझ में आई? बता दो ना। अब देखो मेरे भाई, गोल्जी का वो फेस, वो चेहरा, नूरानी चेहरा, जहां प्रोटीन और लिपिड आते हैं फॉर्म होके, इसे फॉर्मिंग फेस कह देंगे। चीजें फॉर्म होकर आई। क्या इसकी शक्ल कॉन्वेक्स है? इस शेप को देखोगे तो कॉन्वेक्स है, एंड इट इज द फर्स्ट फेस, पहला फेस, तो इसे सिस कह दिया। नीचे वाले नाम सारे उल्टे कर दो, ये कॉनकेव दिखाई दे रहा है, कॉनकेव दिखाई दे रहा है, लास्ट पार्ट है तो सिसका उल्टा ट्रांस हो गया, एंड यहां चीजें बन बन के आई, फॉर्म होके, यहां से निकलेंगी मैच्योर होके, यहां से निकलेंगी मैच्योर होके। यस यस गुरुजी, ये सारे नाम भी हम लोगों ने देख लिए थे। इतनी बातें सारे भाइयों को, सारे शेरों को समझ में आ गई थी। ओ शेरा, सबको समझ में आ गई थी। यस गुरुजी, यस गुरुजी। अब आ जाओ, अब आ जाओ, एक एक करके इनके चीथड़े उड़ाते हैं। लेट्स टॉक अबाउट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्यार से क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम प्यार से क्या कहते हैं? ईआर। ईआर। यस यस गुरुजी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्यार से ईआर कहते हैं। सबसे पहली बात, सबसे पहली बात, आराम से सुनिए। एंडो का मतलब सेल के अंदर, प्लाज्मिक मतलब प्लाज्मा के अंदर, साइटोप्लाज्म में पाई जा रही है ऑर्गेनेल, बिल्कुल। रेटिकुलम का मतलब क्या होता है? रेटिकुलम का मतलब होता है नेटवर्क, यानी यहां पे आपके ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क बना हुआ है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स का नेटवर्क बना हुआ है। क्या नेटवर्क बना हुआ है? इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह देंगे, रेटिकुलम कह देंगे, इसे रेटिकुलम कह देंगे। यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? इट इज रेटिकुलर, इट इज रेटिकुलर और नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर स्कैटर्ड, फैला हुआ है, स्कैटर्ड,
इन द साइटोप्लाज्म, इन द साइटोप्लाज्म। गुरुजी बात समझ में आ गई, गुरुजी बात समझ में आ गई। रेटिकुलर स्ट्रक्चर है यानी नेटवर्क बना रहा है जो कि फैला हुआ है कहां, साइटोप्लाज्म में। गुरुजी एक बार बता दीजिए ना किस प्रकार से साइटोप्लाज्म में फैला हुआ है। आराम से देखिए, मैं कह रहा हूं ये है न्यूक्लियस का इनर एनवेलप, ये है न्यूक्लियस का इनर एनवेलप। मैं कह रहा हूं ये है न्यूक्लियस का आउटर एनवेलप। क्या मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो आउटर एनवेलप है, क्या मैं कह रहा हूं कि न्यूक्लियस का जो आउटर एनवेलप है इट इज डायरेक्टली इन टच विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फटाफट बताओ। अगर मैं बात कर रहा हूं यहां पर न्यूक्लियस के आउटर एनवेलप की, तो कौन से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादा पास होगा? गुरुजी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ज्यादा पास होगा। स्मूथ वाला थोड़ा दूरी पे होगा, स्मूथ वाला थोड़ा दूरी पे होगा। गुरुजी बात समझ में आ गई है, गुरुजी बात चमक गई है। इसके ज्यादा पास कौन होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। इसके ज्यादा पास कौन होगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। दूर कौन होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होगा। सर ये तो हम पहले से जानते हैं। तो ये क्या हुआ? आर यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरी हो जाएगा सर क्लोज टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के ज्यादा पास कौन है? एकदम डायरेक्ट टच में कौन है? आर। एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये थोड़ा दूरी पे देखने को मिल रहा है। बिल्कुल गुरुजी, दूरी पे देखने को मिल रहा है। देश का हर बालक ये बात जानता है, बिल्कुल जानता है। अब समझ लो, ये मैंने एक सेल बनाया, अब मैंने ये एक सेल बनाया, ये मैंने एक सेल बनाया, और इस सेल में मैं कह रहा हूं मैं कुछ और दिखा ही नहीं रहा, मैं सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा हूं, मैं सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा हूं, और मैं कुछ दिखा ही नहीं रहा, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दिखा रहा हूं। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। फिलहाल मैंने सारी चीजें गायब कर दी, सेल की सारी चीजें गायब कर दी, सिर्फ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये मैं यहां पर दिखा रहा हूं। तो मेरे शेर यहां पर क्या हुआ, बहुत गौर से सुनना, यहां पर एग्जैक्टली क्या हुआ, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर का इलाका रहता है इसे क्या बोलेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमन बोलेंगे। अंदर के इलाके को हमेशा ल्यूमन कहते हैं मेरे भाई, अंदर के इलाके को हमेशा ल्यूमन कहते हैं, इसमें कभी भी कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। यस, तो क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की कैविटी हो गई, यानी उसके अंदर का इलाका हो गया, इसे मैं ल्यूमन कह दूंगा, ल्यूमन कह देंगे सर। एंड मेरे भाई इसके अलावा सेल में जो चीज बची वो है ल्यूमन के अलावा सारी चीज, इसका मतलब एक्स्ट्रा ल्यूमन, ल्यूमन के अलावा एक्स्ट्रा जो बचा वो एक्स्ट्रा ल्यूमन। तो इसको हमने क्या कहा? इसको हमने क्या कहा? ल्यूमिनल स्पेस ऑफ ईआर। इसको हमने कहा ल्यूमिनल स्पेस ऑफ ईआर। ईआर का ल्यूमिनल स्पेस है, एंड ये क्या है? एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस ऑफ ईआर। एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस बोल दो, सिंपल एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। ईआर के ल्यूमन को छोड़ के जितनी चीजें बची वो सारी की सारी एक्स्ट्रा ल्यूमिनल हो गई। तो आप कह सकते हैं ईआर डिवाइड्स सेल इनटू टू कंपार्टमेंट्स, डिवाइड्स सेल इनटू टू कंपार्टमेंट्स। सेल को दो कंपार्टमेंट में हम लोग तोड़ देते हैं ईआर के बेसिस पे। पहला जो है कंपार्टमेंट वो है ईआर के अंदर का ल्यूमन, और दूसरा है ल्यूमन को छोड़ के बाकी सब कुछ, यानी कि आपका एक्स्ट्रा ल्यूमिनल स्पेस। सर बात समझ में आ गई, बात चमक गई, एकदम प्यारे तरीके से चीजें समझा रहा हूं। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। यस, रेखा खींच लेते हैं एक, हाँ रेखा जी खींच लेते हैं। ये लीजिए रेखा, हेमा, रेखा, जया और सुषमा, सबकी पसंद अमिताभ। आग! यस, हाँ सर ये तो बहुत बेसिक बात है। यस गुरुजी, ये तो देश का बच्चा बच्चा जानता है, इतनी बात हम लोग जानते हैं गुरुजी, इसमें हमें कोई टेंशन नहीं है। यस, आरईआर क्या बनाता है? आरईआर क्या बनाता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या बनाता है? लिपिड या स्टेरॉइड बनाता है। सर ये तो बच्चा बच्चा जानता है, इसमें कोई दिक्कत है नहीं। कोई और पॉइंट बता दीजिए, कोई और पॉइंट बता दीजिए। यहां पे आप देखिएगा, यहां पे आप देखिएगा आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस, एनसीईआरटी की लाइन है, एज इट इज लिख लीजिए। आउटर एनवेलप ऑफ न्यूक्लियस इज in direct contact with RER।
सर ये बात हमें समझ में आ गई। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ज्यादा पास होता है न्यूक्लियस के, ये बात हमें पता है। एक नोट बना के लिखिए, ऐसा पॉइंट जो अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, लेकिन हम मिस नहीं करेंगे। एक ऐसा पॉइंट जो कि अक्सर बच्चे मिस कर देते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, पीवाईक्यू में भी पूछा गया सवाल है, लेकिन बच्चे इसे सॉल्व नहीं कर पाते। आराम से देखिएगा। पहली बात कि यहां पर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये क्या क्या करेगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का पहला काम क्या है? इट विल सिंथेसाइज लिपिड एंड स्टेरॉइड्स। इट विल सिंथेसाइज लिपिड्स एंड स्टेरॉइड्स। लिपिड्स और स्टेरॉइड्स को यह सिंथेसाइज करता है। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एनसीईआरटी, इसी चैप्टर की एनसीईआरटी से और उसके एनसीईआरटी की भी समरी से एक पॉइंट कि इट ऑल्सो सिंथेसाइजेस ग्लाइकोजन। इट ऑल्सो सिंथेसाइज ग्लाइकोजन, समरी से उठाया हुआ पॉइंट है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर यह सवाल बन गया तो बच्चे सोचेंगे सर ग्लाइकोजन तो हमें पता ही नहीं था, लेकिन सवाल पूछ लिया गया और हम बोलेंगे एनसीईआरटी से ही है, एनसीईआरटी से ही है, ग्लाइकोजन भी बनाता है, एनसीईआरटी की समरी में दिया है। एंड तीसरा पॉइंट जो जूलॉजी में दिया है, जहां पर बोलते हैं एसईआर ऑफ लिवर सेल, एसईआर ऑफ लिवर सेल डू डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। समझ लीजिए आपने बहुत ज्यादा ड्रग्स ले लिए हैं, दवाइयां ले ली हैं, तो उनका साइड इफेक्ट आपकी बॉडी पे ना हो, तो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स कौन करता है? आपका एसईआर ही करता है लिवर में। तो लिवर का काम है डिटॉक्सिफिकेशन, वहां भी कौन कर रहा होगा? एसईआर कर रहा होगा। सर ये बात हमें एज इट इज समझ में आ गई, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई सर। ये दो पॉइंट आर सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि इनको मैं लिंक करके पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त। ये दो पॉइंट जो हैं ये आपके सीधे सीधे एनसीईआरटी में नहीं दे रखे हैं, लेकिन अगर घुमा फिरा के एसईआर पे ही सवाल पूछे तो मेरे भाई चीथड़े उड़ा देगा तुम्हारे, तब तुम्हारी बैंड बजा देगा। यस, इसे समझ में आना चाहिए हमें। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। यस, एक और चीज देखो, एक और पॉइंट एनसीईआरटी की समरी से, ईआर हैज सिस्टर्ने and tubules that make networks, करेक्ट। यहां आपके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी होते हैं और बीच बीच में आपकी थोड़ी सी सिस्टर्ने भी देखने को मिलती है। जैसे यहां पर अगर इस स्ट्रक्चर को आप देखोगे ना, तो इस स्ट्रक्चर एक्चुअल में कैसा है? ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, ये एक ट्यूब है, इनको बीच में जोड़ा हुआ है, इनको बीच में जोड़ा हुआ है, तब जाके एक ऐसा रेगुलर सा स्ट्रक्चर बन रहा है, तब जाके ये स्ट्रक्चर बन रहा है। यस गुरुजी, तब जाके ऐसा स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है। तो यहां पे ट्यूब्यूल्स और सिस्टर्ने का नेटवर्क है जो आपस में जुड़ा हुआ है। तो इस बात को एज इट इज ही देख लो। और वेसाइकल तो बनती हैं जो कि आगे की साइड जाएंगी आपका प्रोटीन और लिपिड लेकर के। वेसाइकल तो यहां पर बनी रही थी, वेसाइकल तो यहां पर बनी रही थी, देखो, जो कि आपका आगे की साइड लेकर के जा रही थी चीजें आपके गोल्जी की तरफ। तो वेसाइकल भी बनती हैं। तो आप ये भी लिख सकते हो, ईआर है सिस्टर्ने एंड ट्यूब्यूल्स। वेसाइकल क्या करती हैं? वेसाइकल फ्रॉम ईआर, वेसाइकल फ्रॉम ईआर ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड्स टू गोल्जी, टू गोल्जी, जीसी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के पास। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। इतनी बातें सबने लिख ली हैं। क्या मैं आपको दोबारा से सारी की सारी बातें बता दूं, रिवाइज करवा दूं? क्योंकि कुछ थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं जो सुन सुन के याद हो जाएंगे, कोई दिक्कत परेशानी है नहीं। यहां तक अगर सभी भाइयों ने लिख लिया एक बार या इन द चैट सेक्शन। पहले मैं ये पढ़ाऊंगा आपको, फिर मैं आपको एनसीईआरटी पे ले जाऊंगा, एनसीईआरटी के डायग्राम दिखाऊंगा, एनसीईआरटी की थ्योरी पढ़ाऊंगा, देन हम लोग आगे बढ़ेंगे गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। यस, आइए मेरे भाई, मैंने आपको बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पहला पार्ट है। ये रेटिकुलम यानी नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। यहां देखिए ट्यूब्यूल्स हैं, ट्यूब्यूल्स हैं जिनको आपका जोड़ दिया गया है, नेटवर्क बना दिया गया है, फिजिकली कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो ये रेटिकुलर स्ट्रक्चर है यानी नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है जो साइटोप्लाज्म में फैला हुआ रहता है, स्कैटर्ड रहता है आपका साइटोप्लाज्म में। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम न्यूक्लियस के ज्यादा पास होगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम थोड़ा दूर होगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है तो ये प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टेरॉइड या लिपिड्स बनाएगा।
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पूरे सेल को दो कंपार्टमेंट में तोड़ सकता है। एक कंपार्टमेंट वो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर है उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ल्यूमेन कह दिया, इट इज ल्यूमिनल पार्ट। और इसको छोड़ के, हाइलाइटेड पार्ट को छोड़ के सेल में जो बचा ये एक्स्ट्रा ल्यूमिनल पार्ट। यस यस गुरुजी। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया आउटर एनवेलप जो है न्यूक्लियस का ये आरईआर के डायरेक्ट कांटेक्ट में रहता है। और एसईआर के दो फंक्शन मैंने एक्स्ट्रा बताए। एक जूलॉजी से मैंने फंक्शन निकाला डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग, दूसरा फंक्शन मैंने यहां पर निकाला आपका द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोजन एनसीईआरटी की समरी से। और एक और एनसीईआरटी की समरी से बात मैंने बताई कि यहां पर ट्यूब्यूल के साथ साथ सिस्टर्ने भी पाए जाते हैं एंड वेसाइकल्स भी बन रही होती हैं जो आगे सामान लेकर जाएंगी गोल्जी की तरफ। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, एकदम करेक्ट है सर। यस आ जाओ। यस 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 आइए एक बार देखिए, एक बार देखिए। ये वाली एनसीईआरटी हमने कल पढ़ी नहीं थी। हमने बताया एक सेल में जितनी भी ऑर्गेनेल्स होती हैं सबका अपना अपना काम होता है, सबका अपना अपना स्ट्रक्चर है, सबका अपना अपना फंक्शन है, सारे के सारे अपना अपना काम करते हैं, लेकिन इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड होते हैं। कुछ ऑर्गेनेल्स ऐसी होती है जिनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, जैसे ईआर का फंक्शन, जीसी का फंक्शन, लाइसोसोम का फंक्शन एंड आपका वैक्यूल का फंक्शन। इन चारों का फंक्शन आपस में कोऑर्डिनेटेड रहता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम इस गोटेड सोसाइटी के मेंबर्स नहीं है, ये है ना, इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। सो दे आर नॉट कंसिडर्ड पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। यहां सिर्फ चार चीजें पाई जाती हैं, ईआर, जीसी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। सर बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत है नहीं। यहां देखिए पहली चीज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी से हर चीज की ज्यादा डिटेल हमें पता लगी, तो हमें पता लगा कि सेल में एक नेटवर्क है, एक रेटिकुलम लाइक स्ट्रक्चर है जो कि मेरे भाई ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर्स का बना हुआ है, जो कि स्कैटर्ड है साइटोप्लाज्म में। सारी की सारी बातें हमने लिख ली हैं। इनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहा जाता है। ये जो है पूरे सेल को दो कंपार्टमेंट में तोड़ता है, एक तो ल्यूमिनल कंपार्टमेंट यानी ईआर के अंदर का ल्यूमेन, और उसको छोड़ के जो भी बचा इसे एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट कहा जाता है, यानी बाकी साइटोप्लाज्म में जो भी बचा। अगर ईआर के ऊपर राइबोसोम लगा हुआ है तो इसे रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। अगर आपका राइबोसोम नहीं लगा हुआ है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम है जो कि प्रोटीन फैक्ट्री है, तो ये प्रोटीन बनाने के काम आता है। एंड मेरे भाई ये कंटिन्यूअस होता है विद द आउटर बाउंड्री ऑफ द न्यूक्लियस, यानी आउटर मेम्ब्रेन के साथ कंटिन्यूअस होता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये लिपिड बनाता है एंड एनिमल सेल्स में आपका स्टेरॉइड हार्मोन भी बनाता है, स्टेरॉइड्स भी बनाता है। सर बात समझ में आ गई। इसके अलावा ग्लाइकोजन और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स वाला पॉइंट भी हमने देखा। यहां देखिए डायग्राम सीधा नीट 2013 में पूछा गया था। ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियर का इनर एनवेलप, आउटर एनवेलप, यहां है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम लगा हुआ है तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम नहीं लगा हुआ है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। गुरुजी बात चमक गई, ये बात हमें समझ में आ गई, ये बात हमें समझ में आ गई। इतनी बातें सबको चमकी, इतनी बातें सबको चमकी। सर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमारा डन हो चुका है क्या? एकदम डन हो चुका है, एकदम डन हो चुका है। यस यस करेक्ट। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या है? नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे लगाओ लिपिड और नाम में घुस जाओ। डिटॉक्सिफिकेशन, डी मतलब डिलीट कर दिया, टॉक्सिक इफेक्ट, गंदा इफेक्ट ऑफ ड्रग्स। कोई भी ड्रग अगर आपने ज्यादा मात्रा में ले ली है, समझ लो मेरे भाई सर में दर्द तुम्हारे है नहीं, नौटंकी कर रहे हो जबरदस्ती की, है ना, 5 पैरासिटामोल खा ली, तो अब मेरे दोस्त वो आपकी बॉडी में जाके इफेक्ट तो दिखाएंगी, वो आपकी बॉडी को जाके परेशान तो करेंगी। क्योंकि अगर समझ लीजिए कोई पेन किलर आपने खाई और पेन था ही नहीं, जबरदस्ती पेन किलर खा ली, अब वो जाकर के क्या करती हैं दवाइयां, एक्स्ट्रा दवाइयां जो डोजेज होते हैं वो आपके लिवर को इंपैक्ट करते हैं। लिवर का काम है उन दवाइयों के इफेक्ट को डिटॉक्स करना, यानी टॉक्सिक चीजों के इफेक्ट को डिलीट करना, यानी टॉक्सिसिटी कम करना, इसे डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। यस गुरुजी बात समझ में आ गई, यही है डिटॉक्सिफिकेशन। कोई ड्रग, किसी चीज की मात्रा अगर आपकी बॉडी में ज्यादा है, लिवर का काम है उसको कम करना, और लिवर में भी किसका काम है? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का काम है। यस यस बात समझ में आई। सिस्टर्ने क्या होता है? देखो ट्यूब्यूल मतलब सीधी सीधी आपकी ट्यूब है, थोड़ी सी मुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर है आपकी डिस्क लाइक, उसे सिस्टर्ने कहा जाता है। तो अलग अलग चीजें यहां पर आपको देखने को मिलती हैं। करेक्ट करेक्ट, यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी सिस्टर्ने अभी बताऊंगा, गोल्जी पढ़ेंगे ना तो सिस्टर्ने आपको वहां समझ में आ जाएगा। अभी के लिए ये याद रखो कि ट्यूब्यूल क्या होती है? ट्यूब्यूल ऐसी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। सिस्टर्ने आप देखोगे थोड़ी सी मुड़ी हुई है, वेसाइकल आप देखोगे गोल मटोल है, इनके स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस हैं बस। यस अभी सिस्टर्ने आपको 2 मिनट में समझ में आ जाएंगे, क्योंकि अभी जस्ट इन द नेक्स्ट स्लाइड आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट सिस्टर्ने इन डिटेल। तो ये सिस्टर्ने शब्द अभी के लिए छोड़ दो, ट्यूब, ट्यूब्यूल ट्यूब लाइक, और वेसाइकल गोल मटोल आपका किसी चीज को इधर उधर भेजने के लिए। यस
सिस्टर ने अभी बताता हूं, 2 मिनट में बता दूंगा, बस हेडिंग डाल लो गोल्जी कॉम्प्लेक्स, हेडिंग डाल लो मिस्टर गोल्जी, हेडिंग डाल लो मिस्टर गोल्जी, जीसी, मिस्टर गोल्जी कॉम्प्लेक्स, जीसी। यस यस गुरुजी, गोल्जी कॉम्प्लेक्स हेडिंग डाल लिया हमने। अब ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स जो है ना, ये भी एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। गुरुजी पर नेटवर्क तो आपने बनाया नहीं, गुरुजी नेटवर्क तो आपने बनाया नहीं। आपने कहा कि ये जो सारे के सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, आपने कहा ये जो सारे के सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं, ये जो सारे के सारे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ये तो आपस में कनेक्टेड है, ये तो आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तभी तो एक कंपार्टमेंट बना रहे हैं। बिल्कुल बना रहे हैं सर, बिल्कुल बना रहे हैं। लेकिन गुरुजी आपने यहां इनके बीच में तो कोई जोड़ जॉइंट नहीं बनाया, इनके बीच में तो कोई जोड़ नहीं बनाया, ये तो आपके अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, एकदम पैरेलल हैं, एक दूसरे को छू नहीं रहे हैं। तो ये रेटिकुलम कैसे बनाएंगे, ये कैसे रेटिकुलर स्ट्रक्चर हो गए, ये कैसे नेटवर्क बना रहे हैं। नेटवर्क का मतलब ये नहीं होता कि आप एक दूसरे को छू रहे हो, हम दोनों एक दूसरे को नहीं छू रहे हैं, पर क्या वी आर कनेक्टेड एक दूसरे के साथ, बिल्कुल कनेक्टेड। मुझे आपकी बात समझ में आ रही है, आप जो भी लिख रहे हो, आपको मेरी बात समझ में आ रही है, मैं जो भी बोल रहा हूं, वी आर कनेक्टेड। सिमिलरली मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी जान, यहां पर एक फेस ऑफ गोल्जी से दूसरे फेस में, अगले फेस में चिज्जी भेजी जा सकती है, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। क्या ये सारे फेसेस फंक्शनली कनेक्टेड हैं? यस सर। क्या ये सारे फेसेस फंक्शनली कनेक्टेड हैं? क्या ये एक नेटवर्क बना रहे हैं, एक दूसरे के पास माल मसाला भेज सकते हैं? भेज सकते हैं सर, बिल्कुल भेज सकते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलम। एनसीईआरटी की गहराई में जाना है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज रेटिकुलम बिकॉज दिस इज एन इनविजिबल नेटवर्क, जहां एक फेस ऑफ गोल्जी से अगले फेस में, उससे अगले फेस में, उससे अगले फेस में आप चिज्जी भेज सकते हो। दिस इज ऑल्सो रेटिकुलम, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ रेटिकुलर स्ट्रक्चर। एकदम घुस जाएंगे भाई अंदर। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। तो हमने क्या कहा, दिस इज गोल्जी कॉम्प्लेक्स, इट इज densely stained reticular structure, densely stained reticular structure present near nucleus। भाई सबसे पास तो ER है, लेकिन उसके बाद क्या है, गोल्जी ही तो है। ये भी कोई न्यूक्लियस से बहुत दूर तो नहीं भैया। सबसे पहले तो आपका ये पाया जा रहा था ER, उसके जस्ट बाद यही तो है। हाँ भैया, पास ही तो है, ये भी एक घर छोड़ के ही तो रह रहा है। इट इज डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर। डेंसली स्टेन्ड यानी इसको स्टेन किया जा सकता है। अगर पूरे सेल में गोल्जी को अलग से देखना है तो क्या मैं इसके ऊपर कोई डाई डाल दूं जो सिर्फ गोल्जी पे ही जाकर बाइंड करती हो, जो गोल्जी को ही अच्छे तरीके से देखने में मुझे मदद करे माइक्रोस्कोप के नीचे? बिल्कुल, यहां सिल्वर कलर की डाई डलती है, सिल्वर कलर की डाई में डालता हूं जो सिर्फ और सिर्फ जाके गोल्जी पे ही बाइंड करती है, तो मुझे गोल्जी चमकदार सिल्वर कलर का दिखाई देने लगता है माइक्रोस्कोप के अंदर। रेटिकुलर स्ट्रक्चर बिकॉज ऑल फेसेस ऑफ गोल्जी, ऑल फेसेस ऑफ गोल्जी आर इंटरकनेक्टेड। एक फेस से दूसरे फेस में, दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे में, चौथे से पांचवें में। क्या मेरे भाई आप चिज्जी को भेज सकते हो? बिल्कुल भेज सकते हैं। एंड इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस जस्ट आफ्टर ER। सर बात तो समझ में आ गई? यस बिल्कुल। डाई का नाम डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, सिरामाइड डाई बोलते हैं, वैसे जरूरत पड़ेगी नहीं। डेंसली स्टेन्ड, एकदम गाढ़ा सा मटेरियल अलग से ही दिख जाता है आपका। गोल्जी जो है अलग से ही हाईलाइट हो जाएगी पूरे सेल के अंदर, गाढ़ी सी अलग से ही दिख जाएगी। यस यस गुरुजी, डेंसली स्टेन्ड। एक होता है लाइटली स्टेन्ड जो कम कलर पकड़े क्योंकि उसके अंदर मसाला ही कम है। अब देखो कोई चीज मैंने ऐसे बनाई, मैं कह रहा हूं इस स्ट्रैंड पे मैं कलर लगा रहा हूं, तो इस स्ट्रैंड पे यही यही कलर लगेगा। और एक मैं कह रहा हूं इस पे मैं कलर लगा रहा हूं, इस पे मैं कलर लगा रहा हूं, मजा बहुत आता है इसे बनाने में। तो इस पे जब मैं कलर डालूंगा तो हर जगह चिपक जाएगा, जहां जहां ये चिज्जी थी हर जगह चिपक जाएगा। बिल्कुल, तो ये लाइटली स्टेन्ड है, ये डेंसली स्टेन्ड है। जितना ज्यादा मसाला अंदर
उतना ही ज्यादा कलर पकड़ेगा। यस, ठीक है, यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर। तो ये है डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस, पहली बात हमारे ये समझ में आ गई। दूसरी बात, नाम में घुस जाते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स। दिस नेम इज बीन गिवन बिकॉज ऑफ द नेम ऑफ साइंटिस्ट कैमिलो गोल्जी, जिसने इसको डिस्कवर किया। तो इट इज डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898, लगभग सन 1900 के आसपास इसको डिस्कवर किया कैमिलो गोल्जी साहब ने। ठीक है, ठीक है सर, ये बात समझ में आ गई, करेक्ट। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, नाउ द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग, आराम से देखिए, यहां पर देखिए, गोल्जी जो है, गोल्जी is formed up of many flat disc shape sac like structures कॉल्ड सिस्टर्ने। अब आ गया सिस्टर्ने, पिछली स्लाइड में पूछा था सिस्टर्ने क्या है, अब आ गया सिस्टर्ने। सिस्टर्ने क्या है जी? सिस्टर्ने गुरुजी आपने ये बताया, सिस्टर्ने गुरुजी आपने ये बताया कि क्या है, मैनी फ्लैट डिस्क शेप, पतली पतली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, पतली पतली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसी पतली पतली डिस्क लाइक स्ट्रक्चर है, एंड दे आर सैक लाइक, बोरे जैसी, यानी इनके अंदर कोई सामान भरा जा सकता है, अंदर देखो इनके जगह है, इसमें कोई सामान भरा जा सकता है। सैक लाइक मतलब बोरे जैसी, जिसके अंदर कोई सामान ठूसा जा सकता है। ये जो एक आपने यहां पर चीज देखी, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी, दिस इज कॉल्ड एज सिस्टर्नी। और ऐसी कितनी सिस्टर्नी हो सकती हैं? बहुत सारी हो सकती हैं, मैनी हो सकती हैं। अगर आप नंबर लिखना चाहो तो कितनी हो सकती हैं? अगर आप नंबर यहां पर लिखना चाहो कि हाउ मेनी सिस्टर्नीज कैन बी प्रेजेंट ओवर हियर, तो नंबर हो सकता है इनका 4 से 8 होता है यूजुअली, थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 4 से 8 आप एक स्टैंडर्ड अधिकतर किताबों में यही नंबर पाओगे, 4 से 8 पाओगे। यस, तो इतनी आपकी सिस्टर्नी होती है। जैसे हमने भी जब अपना डायग्राम बनाया तो 5-6 बनाई होंगी हमने, वो एकदम स्टैंडर्ड नंबर है। देखो हम लोगों ने 5 बनाई तो सही बना ली हमने। यस, ये हमें बात समझ में आ जाती है गुरुजी, ये हमें बात समझ में आ जाती है। इसका डायामीटर अगर आप देखोगे, इसका डायामीटर अगर आप देखोगे तो डायामीटर कितना हो जाएगा? इसका डायामीटर अगर आप देखोगे तो डायामीटर कितना हो जाएगा? आधे से 1 माइक्रोमीटर, आधे से 1 माइक्रोमीटर। तो याद करने की जरूरत नहीं है, आधे से 1 माइक्रोमीटर तो सीधा सीधा ही दिमाग में बैठ जाएगा। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। तो अभी तक हमने कुछ चुनिंदा पॉइंट पढ़े हैं, उन चुनिंदा पॉइंट्स को मैं आपके सामने रख देता हूं। मैंने क्या क्या बताया? मैंने बताया गोल्जी कॉम्प्लेक्स भी एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स के भी जितने फेसेस हैं ये आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, तो इनका भी एक अदृश्य नेटवर्क सा, इनविजिबल नेटवर्क सा बन जाता है। इसको स्टेन किया जा सकता है एक डाई से जिसका नाम है सिरेमाइड, और ये न्यूक्लियस के पास पाया जाता है। न्यूक्लियस के सबसे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके जस्ट बाद गोल्जी। 1898 में कैमिलो गोल्जी नाम के साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया। 4 से 8 इसमें सिस्टर्ने पाई जा सकती हैं, यानी ऐसी पतली पतली डिस्क शेप स्ट्रक्चर पाई जा सकती हैं, सैक लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं, जिसको सिस्टर्ने कहा जाता है। सब बात एकदम समझ में आ गई। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज, दोबारा से रेखा खींच लेते हैं। चली चली फिर चली चली, चले इश्क की हवा चली, आओ ये खींची। यहां देखिए, दीज सिस्टर्ने, क्या कहा गुरुजी ने? दीज सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। ओए होए गुरुजी, क्या बात लिखी हुई है एनसीईआरटी में, कंसेंट्रिकली अरेंज्ड। क्या कहा गुरुजी ने? ये सारी जो सिस्टर्नी है 4-5 अगर मैं यहां पे बना लूं, ये कंसेंट्रिकली अरेंज है। कंसेंट्रिकली जैसे एक के ऊपर एक के ऊपर एक हमने सर्कल बना दिया हो, एट द सेम सेंटर, एट द सेम सेंटर। कंसेंट्रिकली मतलब कई सर्कल बना दिए एट द सेम सेंटर। एक सेंटर मान लिया मैंने यहां पर, समझ लीजिए ये सेंटर माना, ये सेंटर माना,
ठीक है, इमेजिनरी सेंटर माना। इसके ऊपर मैंने एक पहले सिस्टर ने लगाई ये वाली, ये लगा दी, फिर उसके ऊपर एक और सिस्टर ने लगाई ये वाली, ये लगा दी, फिर उसके ऊपर एक और सिस्टर ने लगा दी ये वाली। ऐसा ही होता है गोल जी? बिल्कुल ऐसा ही होता है गुरु जी। यानी ये सिस्टर ने मैं एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, लगाता जा रहा हूं, ये मैंने लगाया। जैसे एक सेंटर पे एक के ऊपर एक के ऊपर एक कई मैंने सर्कल बना दिए हूं, इसे कंसेंट्रिक कहते हैं। ये सेंटर है, टॉइं 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 टॉइं। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई। कंसेंट्रिक हैं, कंसेंट्रिक हैं। और क्या एक दूसरे को डायरेक्टली छू रही हैं? नहीं गुरुजी, एक दूसरे को डायरेक्टली नहीं छू रही हैं। सो दे आर पैरेलल आल्सो, दे आर पैरेलल आल्सो। गुरुजी देख के ही पता लग रहा है एक दूसरे के पैरेलल होंगी, बिल्कुल होंगी। सो दे आर अरेंज्ड, they are concentrically arranged and these cisternae are parallel also, these cisternae are parallel also। क्या कहा? parallel also। करेक्ट है, करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात चमक गई है। आए, बात चमक गई है। यस यस, इतनी बात मेरे सारे भाइयों बहनों को समझ में आई तो बताइए। इतनी बातें सारे शेरों को समझ में आ गई हैं तो बताइए। यहां तक सब कुछ ठीक है? बिल्कुल ठीक है गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। फंक्शंस पे आ जाइए, फंक्शंस पे आ जाइए। वाईफाई जैसी शक्ल है? हाँ बिल्कुल वाईफाई जैसी है, ये देखो। यस, अब फंक्शंस पे आ जाइए। क्या फंक्शन हमें पहले से पता है? गुरुजी हम बुद्धिमान बालक हैं, हमारा टाइम खराब मत किया करो गुरुजी, बेसिक बेसिक बातें बताकर। अरे बिल्ले के घर में सबसे पढ़ा लिखा कौन है? ये तो स्वयं बिल्ला ही है। आओ बिल्ला भैया बताओ, फंक्शन पहला क्या है? पहला फंक्शन है यहां पर पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स, जो कि ईआर से बन के आए हैं। पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ग्लाइकोसाइलेशन, शुगर ऐड करना है। ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड लिपिड का ग्लाइकोसाइलेशन। और तीसरा अपने बच्चे को पैदा करना। इसका बच्चा कौन था? लाइसोसोम, फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। इसका एक टुकड़ा टूटेगा, हल्का सा छोटा सा वेसाइकल, और वो क्या बना लेगा? लाइसोसोम बना लेगा। क्या बना लेगा गुरुजी? यस। क्या तीनों चीजें हमें पहले से पता थी? बिल्कुल। क्या हमें पहले से तीनों बातें पता थी? यस गुरुजी, हमें पहले से पता थी। करेक्ट है, करेक्ट है सर, करेक्ट है सर, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई सर, बात समझ में आई। ठीक है सर, बहुत शानदार, बढ़िया। इस चीज को एक बार एनसीईआरटी में देखते हैं, आराम से सुनिए, एक बार आराम से सुनिएगा, गौर फरमाइए देवियों और सज्जनों। कैमिलो गोल्जी ने 1898 में डेंसली स्टेन्ड कौन सी डाई डाली? सिरामाइड डाई डाली। याद नहीं करना तो बोलो सिल्वर कलर की डाई डाली। रेटिकुलर स्ट्रक्चर है क्योंकि हर फेस आपस में इंटरकनेक्टेड है। नियर द न्यूक्लियस सबसे ज्यादा पास है ईआर, उसके जस्ट बाद है जीसी। दे कंसिस्ट ऑफ फ्लैट डिस्क लाइक स्ट्रक्चर, सैक लाइक स्ट्रक्चर, जिनको सिस्टर ने कह दिया, जिनका डायमीटर है आधे से 1 माइक्रोमीटर। सर ये भी समझ में आ गया। नंबर इनका वेरिएबल होता है, यूजुअली 4 से 8 होते हैं, पैरेलली ये पाए जाते हैं और कंसेंट्रिकली ऐसे अरेंज होते हैं जैसे एक सेंटर पे कई सारे छोटे से बड़े सर्कल बना दिए हों। सबसे पहला जो फेस होता है इसे कॉन्वेक्स या सिस फेस कहा जाता है या फॉर्मिंग फेस कहा जाता है, जहां प्रोटीन और लिपिड बन के आए हैं। और लास्ट जो फेस होता है इसे कॉन्केव या ट्रांस या मैच्योरिंग फेस कहते हैं, जहां से प्रोटीन और लिपिड मैच्योर होकर के जाएंगे। सिस और ट्रांस फेस जो है बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, क्योंकि एक में चीजें आ रही हैं, एक से चीजें जा रही हैं, लेकिन इंटरकनेक्टेड होते हैं एक दूसरे के साथ। इसीलिए मेरे भाई इसे रेटिकुलम कहा था। सर बात समझ में आ गई। यहां पर चीजों की बढ़िया पैकेजिंग करी जाती है और पैकेजिंग करके इन्हें इंट्रासेलुलर टारगेट यानी सेल में अलग अलग जगह या फिर सेल के बाहर भी सिक्रीट कर दिया जाता है। ये बात हमने कल ही लिख ली थी गुरुजी। यस, नंबर ऑफ प्रोटीन synthesized by ribosome on endoplasmic reticulum are modified in Golgi apparatus before they are released। इस चीज को क्या कहा जाता है? ग्लाइकोसाइलेशन कहा जाता है। तो ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड गोल्जी बनाता है, जी फॉर गोल्जी बनाता है। यहां देखो पैरेलल आपके यहां पर क्या बना रखे हैं? सिस्टर ने बना रखे हैं कई सारे। ये आपका क्या हो गया? गोल्जी हो गया।
इतनी बातें शेरों को समझ में आई? बता दो ना। इतनी बातें सारे भाइयों को समझ में आ गई हैं? आर वी डन विद गोल्जी? प्लांट में इसको डिक्टियोसोम भी बोल दिया जाता है कई बार। यस। क्या हम यहां तक की एनसीईआरटी को बहुत अच्छे तरीके से कर चुके हैं? बिल्कुल कर चुके हैं गुरुजी। क्या हम तीसरी ऑर्गेनेल की ओर बढ़ सकते हैं? बिल्कुल बढ़ सकते हैं गुरुजी। यहां तक सारे भाइयों को सारी बातें समझ में आई हैं अभी तक? यस यस। कुछ बातें जो एनसीईआरटी के बाहर हैं, जो मुझे लगेगा कि आपके लिए जरूरी है, जो आपको जाननी चाहिए, वो फिल्टर्ड कंटेंट मैं आपको क्वेश्चंस के फॉर्मेट में कराऊंगा और बकायदा मैं आपको बता दूंगा कि इस चीज को अपने नोट्स में ऐड कर लो। अलग से भी मैं खुद भी एक फर्रा बना के दे दूंगा। उतनी ही बातें एनसीईआरटी के बाहर जानने की जरूरत है, बहुत ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। कहीं कहीं कंसेप्ट में ही लगेगा तो मैं कंसेप्ट में ही एक्स्ट्रा बताता रहता हूं, जैसे फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट बताया था, आपका लेटरल मूवमेंट बताया था। देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो कि हम एनसीईआरटी के बाहर जाते हैं, लेकिन उतना ही बताऊंगा जिससे 360 नंबर आ जाए, जिससे पूरे नंबर आ जाए। उतना ही बाहर जाने की जरूरत है। तो वो अलग से फर्रे आपको मिल जाएंगे तैयार होकर के, मैं उनके लेक्चर्स भी ले लूंगा अलग से, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा पढ़ोगे, बहुत कम रिटेन कर पाओगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना भी पढ़ लोगे, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी भाई की रहेगी, कोई टेंशन नहीं। ठीक है जी, ठीक है गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात चमक गई। अगली स्लाइड पे आ जाइए। अगली स्लाइड में हम चीरफाड़ की बात करेंगे। हम बात करेंगे लाइसोसोम की। हम बात करेंगे लाइसोसोम की। नाम में घुस जाओ, खोपड़ी पे नवरत्न तेल लगा के, ठंडा ठंडा कूल कूल तेल लगा के। आइए, लाइसो का मतलब लाइसिस, और लाइसिस का मतलब होता है टू ब्रेक, चीजों को तोड़ना फोड़ना, टू ब्रेक। एंड मेरे भाई सोम का मतलब क्या होता है? सोम का मतलब होता है स्ट्रक्चर। ऐसा स्ट्रक्चर जहां आप चीजों की चीरा फाड़ी कर रहे हो, इसे हम लाइसोसोम कह देंगे। बिल्कुल कह देंगे सर, इसे हम लाइसोसोम कह देंगे, बिल्कुल कह देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, इसे हम लाइसोसोम कहेंगे। यस, इट हैज ऑलमोस्ट all types of all type of lytic enzymes। लगभग हर प्रकार के लाइटिक एंजाइम्स इसमें देखने को मिलते हैं, यानी हर बायोमोलिक्यूल को तोड़ने के लिए इसके पास कोई ना कोई हथियार है, कोई ना कोई हथियार है इसके पास। यस, जैसे कि मैं कह रहा हूं, यहां पर अगर आपके पास प्रोटीन है तो उसको तोड़ने के लिए इसके पास क्या होगा? प्रोटीएज होगा। प्रोटीएज क्या करेगा भैया? प्रोटीएज विल ब्रेक प्रोटीन। तो प्रोटीन को तोड़ने के लिए इसके पास क्या होगा? प्रोटीएज होगा, बिल्कुल होगा। इसके पास अमाइलेज होगा। अमाइलेज क्या करता है? सलाइवरी अमाइलेज जो हमारे सलाइवा में होता है वो क्या करता है? स्टार्च को तोड़ता है। इट विल ब्रेक स्टार्च, और स्टार्च क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, तो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज होगा, अमाइलेज होगा। इसके पास लाइपेज होगा। लाइपेज नाम से ही समझ में आ रहा है, इट विल ब्रेक लिपिड, इट विल ब्रेक लिपिड, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज होगा। एंड मेरे भाई इसके पास न्यूक्लियस होगा। चारों प्रकार के बायोमोलिक्यूल को तोड़ने के लिए इसके पास कुछ कुछ है। इसके पास न्यूक्लियस होगा टू ब्रेक न्यूक्लिक एसिड, टू ब्रेक न्यूक्लिक एसिड। करेक्ट है, एकदम करेक्ट है सर, किसने कहा गलत है? एकदम करेक्ट है। नाम से ही समझ में आ रहा है कि कौन क्या तोड़ेगा। ये सारे के सारे एंजाइम यहां पर देखने को मिलेंगे, बिल्कुल देखने को मिलेंगे। तो किसी भी चीज के चीथड़े उड़ाने हो, उसका रुख जो है वो मोड़ दो भैया लाइसोसोम की तरफ। किसी को गलत राह पे ले जाना हो, है ना, कोई सेल में भटक रहा है मॉलिक्यूल, भैया भैया मुझे यहां जाना है, उसके मजे लेने हो तो बोलो वो है ना, वो गोल मटोल वेसाइकिल दिखाई दे रही है, वहां चले जाओ, वो बड़े अच्छे भाई साहब है, वो बताते हैं आपको कि कहां जाना है। गुद्दी पकड़ के अंदर ले लेता है लाइसोसोम और चीथड़े उड़ा देता है अंदर बुला करके। लेकिन मेरे भाई दिल का बड़ा अच्छा है, दिल का बड़ा अच्छा है। दिल का अच्छा क्यों है? क्योंकि ये परोपकारी आदमी है। इट ब्रेक्स बायोमोलिक्यूल्स, इट ब्रेक्स बायोमोलिक्यूल्स बाय हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस मतलब पानी का इस्तेमाल कर करके मारना, भिगो भिगो के मारने का नाम सुना है? एकदम पानी पिला पिला के मारना, वो करता है ये। दिल का बहुत अच्छा है ना। पहले 4 झापड़ मारेगा, उसके बाद पानी पिलाएगा आधा लोटा, उसके बाद मुंह पे 2 लात देगा खींच के, फिर थोड़ा सा पानी पिलाएगा, फिर मेरे भाई छुरा लेके आएगा, पेट में डाल के ऐसे अंदर बाहर कर देगा 2 बार, फिर पानी पिलाएगा।
फिर ऐसे ही 4 लाफे फिर मारेगा, फिर पानी, फिर 4 लाफे, फिर पानी, फिर बाल पकड़ के यूं झटक देगा, फिर पानी। बढ़िया आदमी है, पाप पुण्य बैलेंस करके चलता है। इसको पता है मेरे भाई, अगर मैं सिर्फ पाप करूंगा तो ऊपर जाके क्या मुंह दिखाऊंगा ऊपर वाले को। इसीलिए क्या करता है, साथ साथ ही कहता है अरे तुमने बहुत लोगों को मारा है, हाँ तो पानी भी तो पिलाया है, तो पानी पिलाने से पुण्य बनता है, तो आपका ही ना रूल है। हाँ रूल तो है, हाँ तो बस पानी पिलाए है ना, बैलेंस कर लिया। यस, कंफ्यूज हो गए सब लोग कि इसको क्या सजा दें, ये तो पहले ही अपना न्यूट्रल करके आया है सब कुछ। पाप पुण्य भाई ने वहीं भोग लिए धरती पे रह के। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। यहां पे सारी चीजों को तोड़ा जाता है पानी पिला पिला के। यस गुरुजी, बिल्कुल समझ में आ गई है बात। यहां देखिए, अगर मैं एक स्ट्रक्चर बना डालूं, तो ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा, ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा सर, ये आपका लाइसोसोम हो जाएगा। एंड लाइसोसोम क्या है, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है। यूनिट का मतलब होता है 1, एक ही मेम्ब्रेन है इसमें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी एक ही मेम्ब्रेन थी, गोल्जी में भी एक ही थी, यहां पर भी आपकी सिंगल मेम्ब्रेन है। इसको यूनिट मेम्ब्रेन बोलते हैं या सिंगल मेम्ब्रेन बोलते हैं, कुछ भी लिख सकते हो आप, आपका मन हो तो इसे बोल दो यूनिट मेम्ब्रेन, दैट इज 1 मेम्ब्रेन, 1 मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन श्रेष्ठ मेम्ब्रेन। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, एक मेम्ब्रेन होती है इसके ऊपर। इस लाइसोसोम में चीरा फाड़ी वाले एंजाइम होंगे, बिल्कुल होंगे। तो इसके अंदर क्या होते हैं, इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, इट कंटेन्स हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। एंड मेरे भाई जो हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं ये आपके एक्टिव कब होंगे, एसिडिक पीएच पे, विच आर एक्टिव एट एसिडिक पीएच, एक्टिव एट पीएच 4 to 5, 4 से 5 पीएच पे, यानी एसिडिक पीएच पे ये एक्टिव होते हैं। और एसिडिक पीएच का मतलब क्या है मेरे बंधु, एसिडिक पीएच का मतलब क्या है मेरे बंधु, अंदर एसिडिक कंडीशन ज्यादा है। और एसिडिक कंडीशन ज्यादा कब होगी, एसिडिक कंडीशन ज्यादा कब होगी, जब अंदर आप प्रोटॉन डाल दोगे, जब अंदर आप क्या करोगे, प्रोटॉन डाल दोगे, तब ना एसिडिक कंडीशन होगी। बिल्कुल सर, यहां पर आप अगर प्रोटॉन अंदर की साइड पंप करोगे तो जितने अंदर प्रोटॉन उतनी ज्यादा एसिडिक कंडीशन। यस गुरुजी, बात समझ में आई, यस गुरुजी, बात समझ में आई, उतनी ही ज्यादा एसिडिक कंडीशन होगी। बात समझ में आ गई गुरुदेव, अच्छे तरीके से समझ में आ गई। तो यहां पे आपने क्या किया, प्रोटॉन अंदर भेज दिया साइटोप्लाज्म से प्रोटॉन, क्योंकि साइटोप्लाज्म में तो भाई केमिकल रिएक्शन होते हैं, प्रोटॉन पड़े ही रहते हैं, वहां से अंदर भेजते चले गए, भेजते चले गए। तो इसको हमने क्या कह दिया, प्रोटॉन पंप कह दिया। और पंप यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, कल ही बताया था। यस गुरुजी, प्रोटॉन पंप यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा। यानी मेरे भाई यहां साइटोप्लाज्म से आप धनाधन 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 भेजते रहते हैं, क्या, प्रोटॉन अंदर तक, इस लाइसोसोम तक। करेक्ट करेक्ट। प्रोटॉन पंप, पंप शब्द अगर इस्तेमाल कर लिया, पंप शब्द अगर इस्तेमाल कर लिया, पक्का एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। बिल्कुल गुरुजी, पंप का मतलब मोटर चल गई, और मोटर चल गई तो बिजली खर्च होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट है, बच्चा बच्चा जानता है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यस यस गुरुजी, यस गुरुजी, अच्छे तरीके से समझ में आ गई है बात, बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ गई है बात। क्या ये सभी को बात समझ में आई, यहां तक की बात सभी को समझ में आई। इस लाइसोसोम को और हम प्यार से क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं, सेल का सुसाइडल बैग कहते हैं। किसी भी चीज के चीथड़े उड़ाने हो कहां भेजोगे, सीधा लाइसोसोम में भेज दोगे। लाइसोसोम मतलब मॉलिक्यूल्स के मौत का द्वार। किसी भी चीज के चीथड़े उड़ाने हैं, सीधा लाइसोसोम में भेज दो, खेला खत्म कर देंगे उस चीज का। सर अगर मैं कहूं कि यहां पर एसिडिक पीएच नहीं है तो क्या होगा, तो आपका जो लाइसोसोम है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा। क्योंकि आपको पता है अच्छे तरीके से, आपको बढ़िया तरीके से पता होगा, नहीं पता है मैं बता देता हूं। अगर आपने बायोमोलिक्यूल पढ़ा है वेल एंड गुड, नहीं पढ़ा है मैं बता देता हूं। हर एंजाइम को काम करने के लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर और ऑप्टिमम पीएच चाहिए, यानी प्रॉपर टेम्परेचर प्रॉपर पीएच चाहिए, तब जाकर के आपका कोई एंजाइम काम कर पाता है। यहां जो सारे हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं इनका ऑप्टिमम पीएच क्या है, एसिडिक है।
अगर आप 4 से 5 पीएच नहीं मेंटेन कर पा रहे हो, अगर पीएच हो जाता है 7 या 8, तो ये एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे, एक्टिवेट नहीं होंगे, यानी कोई चीरफाड़ नहीं हो पाएगी आपके लाइसोसोम के अंदर, कोई चीरफाड़ नहीं हो पाएगी, सिंपल सी बात है। यस, तो यहां पर आपका क्या लिख सकते हो आप, एक नोट बना लीजिए, एक नोट बना लीजिए। आप लिख सकते हैं यहां पर, इफ अल्कलाइन pH that is high pH, 7 से ज्यादा pH अगर पाया जा रहा है, if alkaline pH that is high pH is found in lysosome, then hydrolytic enzymes won't be activated. Hydrolytic enzymes won't be activated, ये एक्टिवेट ही नहीं हो पाएंगे। करेक्ट है गुरुजी, बात समझ में आई, बात चमक गई। यानी सेल के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स है उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लाइसोसोम एक्टिव है ही नहीं। करेक्ट। तो लाइसोसोम का फंक्शन क्या हुआ? लाइसोसोम का अगर एक फंक्शन आपको लिखना हो और मैं उसे थोड़ा टेक्निकल लैंग्वेज में आपके सामने लिखूं, तो क्या सेल के अंदर जितनी भी चीजें हैं, कोई चीज सेल के अंदर आ गई और उसके आपको टुकड़े टुकड़े करने हैं, तो आप किसकी मदद से कराएंगे? लाइसोसोम की मदद से। तो क्या इसे कह सकते हैं? इट हेल्प्स इन इंट्रासेल्युलर डाइजेशन। सेल के अंदर, इंट्रा यानी विद इन, इंट्रा सेल्युलर डाइजेशन। क्या मेरे भाई? इंट्रासेल्युलर डाइजेशन इसको आप कहेंगे, कह देंगे सर, इंट्रासेल्युलर डाइजेशन कह देंगे। विद इन द सेल अगर आपको चीजों को तोड़ना फोड़ना है तो आप कहां भेजेंगे? कुटाई का अड्डा क्या है? आपका मिस्टर लाइसोसोम है। करेक्ट। और लाइसोसोम भी अलग अलग टाइप के होते हैं, प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम। तो इसे ना पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल भी कहा जाता है, क्योंकि इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं। ये मैच्योर, इनके अंदर जो एंजाइम्स हैं और मैच्योर होते जाते हैं और ज्यादा जमा होते चले जाते हैं। तो इट इज पॉलीमॉर्फिक इन नेचर। लिखना है तो लिख सकते हो, वरना छोड़ भी सकते हो, क्वेश्चन के फॉर्मेट में करा देंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। यस, एक नोट बना लो बस, इसके अलग अलग फॉर्म्स हो सकते हैं, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज पॉलीमॉर्फिक। बस इतना ही लिख लो। लाइसोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप। लाइसोसोम्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, therefore are called polymorphic। पॉली का मतलब क्या होता है? बहुत सारे। मॉर्फिक, मॉर्फ का मतलब क्या होता है? फॉर्म्स, अलग अलग प्रकार, अलग ही प्रकार के दिख रहे होते हैं, इसीलिए इन्हें पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कह देंगे। क्या? बिल्कुल कह देंगे, आसानी से कह देंगे, प्यार से कह देंगे। गुरुजी बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई? एक बार पूरी बात दोहरा दीजिए, अभी दोहरा देते हैं, आराम से सुनिए। मैंने कहा ये जो लाइसोसोम है, लाइसो का मतलब होता है तोड़ना फोड़ना, और सोम का मतलब होता है स्ट्रक्चर, यानी एक ऐसा स्ट्रक्चर, एक ऐसी ऑर्गेनेल जहां चीजों को तोड़ा फोड़ा जाता है, इसे लाइसोसोम कहते हैं हम लोग। इसमें हर प्रकार के तोड़फोड़ मचाने वाले एंजाइम्स हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज या कार्बोहाइड्रेज है, प्रोटीन को तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, लिपिड को तोड़ने के लिए लाइपेज है, न्यूक्लिक एसिड को तोड़ने के लिए न्यूक्लियेज है। पानी पिला पिला के मॉलिक्यूल्स को तोड़ता है, यानी हाइड्रोलिटिक मॉलिक्यूल्स इसके अंदर पाए जाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स इसके अंदर पाए जाते हैं, पानी पिला पिलाकर चीजों को तोड़ते हैं। 4 से 5 पीएच पे लगभग, यानी एसिडिक पीएच पे एक्टिव रहते हैं। एसिडिक पीएच मेंटेन करने के लिए साइटोप्लाज्म से आपको यहां पर प्रोटॉन फेंकने होते हैं। अब कोई मेरा भाई पूछ रहा था थोड़ी देर पहले, मैंने उस डाउट को उस टाइम नहीं देखा था जानबूझ के, क्योंकि मैं अभी बताने वाला था उस बात को। उन्होंने कहा सर पंप क्यों? पंप कब इस्तेमाल होता है? जब आपको चीजों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में फेंकना हो। यहां तो पहले से ही एसिडिक पीएच है, यानी यहां तो पहले से ही प्रोटॉन है, लेकिन और एसिडिक पीएच मेंटेन करना है, और प्रोटॉन चाहिए, ज्यादा प्रोटॉन है और प्रोटॉन चाहिए। अगर ज्यादा प्रोटॉन है और कम की तरफ जाएंगे तो खुद भाग पड़ेंगे, लेकिन मेरे भाई ज्यादा प्रोटॉन है और ज्यादा प्रोटॉन चाहिए, तो कम से ज्यादा की तरफ आ रही हैं चीजें, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन आ रही हैं। इसी को तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहा था। यस गुरुजी, इसी को तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कह दिया था। यस सर, इसीलिए यहां पर पंप इस्तेमाल हुआ है मेरी जान। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बहुत अच्छे तरीके से बात समझ में आ गई। यहां पर देखिए, अगर पीएच
एसिडिक ना रह करके बेसिक हो गया, अल्कलाइन हो गया, तो क्या होगा, ये सारे एंजाइम्स इनएक्टिव हो जाएंगे क्योंकि प्रॉपर पीएच पे ये काम करते हैं। यानी किसी भी चीज को सेल में अगर आपको डाइजेस्ट करना हो तो उसे लाइसोसोम के पास भेज दो। लाइसोसोम को पॉलीमॉर्फिक ऑर्गेनेल कहते हैं क्योंकि अलग अलग इसके फॉर्म्स होते हैं, अलग अलग इसके साइजेस होते हैं और इनमें एंजाइम्स भी और मैच्योर होते रहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया, बढ़िया। सर पंप कहां से आया? अरे मेरे भाई, ये जो मेम्ब्रेन है, इस मेम्ब्रेन पे जो प्रोटीन लगा था उसी को तो पंप कह रहे थे, उसी को तो कैरियर कह रहे थे, उसी को तो परमिएज कह रहे थे, उसी को तो ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन कह रहे थे। तो ये जो मेम्ब्रेन है, दुनिया की हर मेम्ब्रेन प्रोटीन और लिपिड की बनी है, तो इसी का कोई प्रोटीन तो पंप का काम करेगा ना, अलग से मोटर लाके थोड़ी फिट कर दोगे। यस, हाँ गुरुजी, बात तो सही है। यस, अरे पंप क्या था, अलग से कुछ फिट थोड़ी किया था हमने। पंप तो जो मेम्ब्रेन के अंदर प्रोटीन थे उन्हीं को कह रहे थे। डिपेंड करता है कि वो चीजें कहां से कहां फेंक रहे हैं। अगर हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन चीजें जा रही हैं उसी प्रोटीन से, तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और वही प्रोटीन अगर चीजों को उठा उठा के फेंक रहा है एटीपी की मदद से, लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन, तो उसी को हम लोगों ने कह दिया पंप। सर बात तो ठीक है, सर बात तो ठीक है। यस यस, आ जाओ। इतनी बातें हमने जानी। एनसीईआरटी में तो कुछ नहीं दे रखा भाई, एनसीईआरटी में तो खिलवाड़ कर रखा है इस टॉपिक के साथ। आओ हम भी थोड़ा सा खिलवाड़ करें। ये जो आपका स्ट्रक्चर है लाइसोसोम, ये गोल्जी का ही एक टुकड़ा है, गोल्जी के जिगर का टुकड़ा है। यस गुरुजी, इसमें लगभग हर प्रकार के हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, पानी पिला पिला कर तोड़ने फोड़ने वाले एंजाइम्स हैं, बिल्कुल हैं। लिपिड तोड़ने के लिए लाइपेज है, प्रोटीन तोड़ने के लिए प्रोटीएज है, कार्बोहाइड्रेट या अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट तोड़ने के लिए, न्यूक्लिक एसिड तोड़ने के लिए न्यूक्लियेज है, जो एसिडिक पीएच पर एक्टिव रहते हैं। यस, तो जैसा मैंने बताया, कार्बोहाइड्रेट भी तोड़ सकते हैं, कार्बोहाइड्रेज या अमाइलेज, प्रोटीन को प्रोटीएज, लिपिड को लाइपेज, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लियस, वही बातें हैं। कोई एडिशनल बात नहीं बता रखी, बहुत कम कंटेंट दे रखा है, लेकिन इतना कंटेंट हम लोगों ने पढ़ लिया है। नाउ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की आखिरी कड़ी पर हम लोग बढ़ने के लिए तैयार हैं क्या? एक बार या की बारिश कर दो इन द चैट सेक्शन। एक बार फटाफट बता दो ना, यहां तक की बातें मेरे सारे शेरों को समझ में आई या नहीं, यहां तक की बातें बता दीजिए, यहां तक की बातें बता दीजिए। क्या यहां तक की सारी बातें समझ में आई? इफ यस, एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की लास्ट हेडिंग डाल लीजिए, वैक्यूल नाम की हेडिंग डाल लीजिए। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम की लास्ट चीज जो है दैट इज मिस्टर वैक्यूल। और क्या वैक्यूल के बारे में आपको पहले से कुछ पता है? अगर पता है तो एक बार बता दीजिए, अगर पता है तो बता दीजिए। यस, सबसे पहली बात, वैक्यूल के बारे में हमें क्या पता है? इट इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। इट इज कॉल्ड एज स्टोर हाउस ऑफ द सेल। क्या इसे सेल का स्टोर हाउस कहा जाता है? कहा जाता है गुरुजी, बच्चा बच्चा ये बात जानता है। दूसरी बात, इन प्लांट्स में वैक्यूल का कुछ खास काम था क्या? गुरुजी, प्लांट्स में इसका साइज 90% तक हो सकता है, प्लांट के वॉल्यूम का 90% तक ये घेर के बैठ सकता है। इन प्लांट्स इट कैन ऑक्यूपाई up to 90% of the volume। 90% ऑफ द वॉल्यूम तब के ऑक्यूपाई कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है सर। देयरफॉर वैक्यूल इज सेंट्रल। क्या इसे सेंट्रल वैक्यूल कह रहे थे? वैक्यूल इज सेंट्रल वैक्यूल कह रहे थे। यस गुरुजी, बिल्कुल कह रहे थे। बात चमक उठी, बात चमक उठी गुरुजी, कोई दिक्कत नहीं। यस यस। क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स एंड उसके साथ साथ मेरे दोस्त लाइसोसोम की तरह यहां भी एक ही मेम्ब्रेन पाई जाएगी? बिल्कुल एक ही मेम्ब्रेन पाई जाएगी। आप कह सकते हैं इट हैज वन मेम्ब्रेन ओनली। इट हैज वन मेम्ब्रेन ओनली called as टोनोप्लास्ट। called as टोनोप्लास्ट। टोनोप्लास्ट कहा जाता है इसकी मेम्ब्रेन को। एक ही मेम्ब्रेन होती है जिसको स्पेसिफिक नाम दिया है टोनोप्लास्ट, क्योंकि मेम्ब्रेन काफी बड़ी है मेरे भाई। सीधी सी बात है, एक सेल है प्लांट का, एक सेल है प्लांट का, और उस सेल में 90% तक का वॉल्यूम ये वैक्यूल ऑक्यूपाई कर रहा है। तो इसकी मेम्ब्रेन भी तो अच्छी खासी हुई, इसकी मेम्ब्रेन भी अच्छी खासी हुई, ये भी तो कंसिडरेबल है, कोई छोटी थोड़ी है।
अच्छी खासी बड़ी है, इसलिए इसको इज्जत पूर्वक एक अलग से नाम दिया गया टोनोप्लास्ट। इसकी मेम्ब्रेन को एक अलग ही लेवल का नाम दे दिया गया, टोनोप्लास्ट नाम दे दिया गया। पीवाई क्यों है, पूछा जाता है भाई, कई बार पूछा जाता है। यस यस। अब मेरे भाई मेरी बात को बहुत गौर से सुनो, बहुत गौर से सुनो। ये एक वैक्यूल है लेट से, ये एक वैक्यूल है लेट से। इस वैक्यूल में क्या क्या मिल सकता है? इस वैक्यूल में सबसे पहले तो इसकी जो मेम्ब्रेन है इसका नाम क्या हो गया, टोनोप्लास्ट। बिल्कुल, इसका नाम क्या हो गया, वैक्यूल। बिल्कुल सर। अब जो वैक्यूल है और टोनोप्लास्ट है मेरे भाई, बहुत गौर से सुनिए, इसमें क्या क्या मिल सकता है? वाटर मिल सकता है क्या? पानी स्टोर होगा भाई, सेल में तो 70% पानी है, तो एडिशनल पानी होगा, तो यहां पे पानी मिल जाएगा, मिल जाएगा। यहां पे एक्सक्रीटरी वेस्ट, कोई चीज जो आपको सेल के बाहर भेजनी है, अभी थोड़ी देर के लिए सेल में स्टोर करनी है, क्या यहां पे वो एक्सक्रीटरी वेस्ट मिल जाएगा? एक्सक्रीटरी वेस्ट मिल जाएगा। यहां पे एंथोसाइनिन नाम का पिगमेंट मिल जाएगा जो फूलों में कलर देता है। एंथोसाइनिन, सियान शब्द आ रहा है, सियान शब्द क्या था आपका, ब्लू कलर से रिलेटेड था। एंथोसाइनिन पिगमेंट मिल जाएगा, पिगमेंट मिल जाएगा, एंथोसाइनिन पिगमेंट मिल जाएगा। एंड इसके अलावा क्या मिल सकता है भैया? इसके अलावा आपको क्या मिल सकता है? सैप मिल सकता है, सैप मिल सकता है, इसलिए इसे सैप वैक्यूल भी कहा जाता है, सैप मिल सकता है। गुरुजी ये सैप क्या होता है? गुरुजी ये सैप क्या होता है? वाटर है आपका, एक्सक्रीटरी वेस्ट है, ये सैप क्या होता है? सैप में क्या क्या मिलेगा, आराम से सुनना, बहुत प्यारी चीज है। सैप मतलब क्या है? पानी और पानी में घुले हुए कुछ न्यूट्रिएंट्स, यानी पानी है, इसमें मिनरल्स हैं, इसमें छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हैं, इसमें आयंस हैं, इसमें थोड़े थोड़े से शुगर्स हैं। इन सब को मिला करके हमने क्या कह दिया, इस घोल को हमने क्या कह दिया, सैप कह दिया। ये जो गाढ़ा सा आपका सोल्यूशन बनेगा जिसमें आपके आयंस हैं, मिनरल्स यानी वाटर, मिनरल, शुगर, ऐसा एक मिश्रण जो है, ये मेरे भाई क्या हो गया, आपका सैप हो गया। ठीक है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं आपसे पूछूं, एक बहुत गहरा सवाल है लेकिन बहुत बेसिक सवाल है, अभी आप झटपट बना ले जाओगे, लेकिन आगे सवाल पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में, यहां नहीं पूछा जाएगा। एक ऐसे पिगमेंट का नाम बताइए जो कि, एक ऐसे पिगमेंट का नाम बताइए जो कि वाटर सॉल्युबल है। एक ऐसे पिगमेंट का नाम बताइए जो कि वाटर सॉल्युबल है। सर वैक्यूल में तो पानी पानी मिलता है, यस गुरुजी, तो क्या उस पानी के अंदर ही ये पिगमेंट भी पाया जा रहा है, एंथोसाइनिन? यस। तो क्या ये वाटर सॉल्युबल है? यस। क्या ये वाटर सॉल्युबल है? यस गुरुजी। क्योंकि अधिकतर पिगमेंट क्या होते हैं, आपको अगर पता है, अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है मैं बता देता हूं। अधिकतर पिगमेंट कहां पाए जाते हैं गुरुजी? ये क्लोरोप्लास्ट है, अगले लेक्चर में बताऊंगा, अभी आपको कल की ही बात है, कल ही बताऊंगा। ये आपका क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट में ये आपकी थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन होती है, इस थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे आपका पिगमेंट सिस्टम लगा रहता है, बिल्कुल लगा रहता है। यहां पर ये पिगमेंट सिस्टम यहां लगा रहता है, इस लिपिड की लेयर के बीच में, इस लिपिड के साथ, इस मेम्ब्रेन के साथ ये पिगमेंट सिस्टम लगे रहते हैं, यानी दे आर यूजुअली लिपिड सॉल्युबल इन नेचर, तभी तो लिपिड के साथ पाए जा रहे हैं। सर बात तो ठीक है। अगर सारे के सारे मेम्ब्रेन के अंदर गड़े हुए होते हैं लिपिड, गड़े हुए होते हैं आपके पिगमेंट, इसका मतलब वो लिपिड में गड़े हुए हैं, यानी लिपिड से उनकी बातचीत अच्छी है, दे आर लिपिड सॉल्युबल। लेकिन कोई मेरे भाई आपका पानी में पाया जा रहा है तो वो तो वाटर सॉल्युबल हुआ ना, तो ऑड वन आउट करने के लिए कह सकता है कई बार। तो अधिकतर जो पिगमेंट होते हैं दे आर लिपिड सॉल्युबल यानी फैट सॉल्युबल। अधिकतर पिगमेंट का काम ही ये रहता है कि वो मेम्ब्रेन में ही देखने को मिलेंगे, लिपिड के साथ ही जुड़े हुए मिलेंगे। कुछ आपके अगर अलग से पाए जा रहे हैं तो वो वाटर सॉल्युबल हो जाएंगे। अधिकतर पिगमेंट्स, मोस्ट ऑफ द पिगमेंट्स जो कि आपके सिलेबस में है, नीट के दायरे में जो है, अधिकतर पिगमेंट्स 90% ऑफ द पिगमेंट्स दे आर फैट सॉल्युबल। इसलिए अलग से हम लोग यहां पर एंथोसाइनिन को क्या बोलते हैं, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट बोल देते हैं। पानी में पाया जा रहा है, लॉजिक है, वाटर सॉल्युबल पिगमेंट। सर बात समझ में आ गई, कंसेप्ट चमक गया, करेक्ट। सैप की बात समझ में आ गई, ये यहां स्टोर होता है। अब मेरी बात को बहुत गौर से सुनना, एक लॉजिकल पॉइंट है, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं कुछ इधर बहुत तगड़ा नहीं बता रहा, एक लॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू है। मेरा साइटोप्लाज्म जो है दैट इज माय नॉर्मल रूम। साइटोप्लाज्म इज द नॉर्मल रूम जहां हम घूम सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, सोफा वोफा लगा हुआ है, मस्त टीवी लगा हुआ है, मैं झूम सकता हूं। क्या मेरे भाई ये जो वैक्यूल है जिसे मैं स्टोर हाउस कह रहा हूं, अपना स्टोर हाउस देखा कभी घर का? क्या उसमें जरा सा पैर रखने की भी जगह होती है? जरा सा भी हिले डुले ऐसे लहलाने की कोशिश की तो ऊपर से कोई तेल का कनस्तर टांट पे गिर जाएगा आकर के, कोई पिताजी का 20 साल पुराना जूता, कोई बचपन का तुम्हारा बैट,
4-5 छिपकली, 5-6 चमगादड़ तुम्हारे मुंह पे गिर जाएंगे। वहां इतना नहीं नाच सकते, क्यों? इट इज ऑलरेडी हैविंग हाई कॉन्सेंट्रेशन, पहले से ही सामान ठोक ठोक के भरा हुआ है, ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसमें ऐसे नाच नहीं सकते, लहलहा नहीं सकते। लेकिन साइटोप्लाज्म जो है, यानी आपके नॉर्मल रूम्स जो है, वहां तो चलने फिरने की जगह होती ही है। यस गुरुजी। लेकिन फिर भी हमारा मन क्या करता है कि क्यों ना स्टोर रूम के अंदर और सामान ठूस दिया जाए। यही होता है, यही होता है गुरुजी। अर्थात गुरुजी यहां पर क्या कहना चाहते हैं? गुरुजी यहां पर यह कहना चाहते हैं कि आपका स्टोर रूम ऑलरेडी ठूस ठूस के भरा हुआ है। आपका स्टोर रूम ऑलरेडी ठूस ठूस के भरा हुआ है, यानी यहां चीजों की कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा है। एंड मेरे भाई जो साइटोप्लाज्म है उसमें चीजों की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है, खुला खुला मटेरियल पड़ा हुआ है, इसमें चीजों की कंसंट्रेशन ऑलरेडी कम है। फिर भी हम चाहते हैं कि स्टोर रूम को ही हम उल्टा और भर दें, फिर भी हम चाहते हैं कि स्टोर रूम को ही उल्टा हम और भर दें, यानी कि हम चीजों को लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में ले जाएं। तो क्या वैक्यूल में भी पंप होगा? होगा। लॉजिक है, लॉजिक है गुरुजी, लॉजिक है गुरुजी। कोई नहीं रोक सकता इस बात को समझने से हमें कि मेरे भाई आप चाह रहे हो कि स्टोर रूम जो है, जो ऑलरेडी ठूस ठूस के भरा हुआ है, उसको आप और ठूस ठूस के भरो, यानी लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन में और सामान डालो। तो क्या यहां पर चीजों को दम लगा के पंप करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा। तो यहां पे मेरे भाई आपका पंप लगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। लाइसोसोम में भी पंप मिला, यहां भी पंप मिला। यस गुरुजी, यस गुरुजी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगा गुरुजी। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई गुरुजी, बात समझ में आ गई है। यस यस। अब दो चीजें मस्त बताता हूं, है ना, दो चीजें बहुत मस्त बताता हूं, आराम से देखिए। उसके बाद आपको क्वेश्चंस कराऊंगा कई सारे। दो चीजें मस्त बताता हूं। सबसे पहली चीज, फर्स्ट थिंग दैट वी शुड अंडरस्टैंड इज कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। नाम में घुस जाओ मेरे भाई, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के नाम में घुसेंगे, खोपड़ी पे चमेली का तेल लगा के, यहां पे कॉन्ट्रैक्शन का साउंड आ रहा है, कॉन्ट्रैक्शन का साउंड आ रहा है, यानी हम चीजों को कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। समझ लीजिए मेरे भाई, समझ लीजिए मेरे भाई, आपने सुबह सुबह उठ के टूथपेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, टूथपेस्ट को कॉन्ट्रैक्ट किया, जोर लगाया, पिचकाया, फुचुक करके पेस्ट बाहर आ गई, आ गई। इसी प्रकार से अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, जिसमें एक्सक्रीटरी मसाला भरा होता है। यस, जैसे ही अमीबा ने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल पे जोर लगा डाला, निकल गया बेचारे का मसाला। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। अर्थात एग्जाम्पल, ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल किसमें पाया जाएगा? इन अमीबा, इन अमीबा, which helps in excretion and osmoregulation। भाई ऐसा कोई भी चीज, ऐसा कोई भी ऑर्गन जो एक्सक्रीशन में हेल्प करता है, क्या वो ऑस्मो रेगुलेशन भी कराएगा? बिल्कुल कराएगा। ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो रेगुलेशन क्या होता है? ऑस्मो का मतलब ऑस्मोटिक कंडीशंस, यानी कि आपका क्या हो गया? वाटर एंड सॉल्ट बैलेंस, या आप कह सकते हो वाटर एंड आयन बैलेंस, वाटर और आयन का बैलेंस। यस, इसको रेगुलेट कर रहे हैं हम लोग। भाई समझ लीजिए किसी ऑर्गेनिज्म में वाटर ज्यादा है, तो क्या वाटर बाहर फेंकोगे? हो गया रेगुलेट, हो गया। किसी में आयन ज्यादा है, क्या आयन बाहर फेंक दोगे? हो गया रेगुलेट, हो गया। यही तो होता है। यस गुरुजी, यही तो होगा। यस, तो अमीबा में भी आपका जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल है, ये चीजों को बाहर फेंक देगा, जिन चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं है, जो चीजें ज्यादा हो रखी होंगी बिल्कुल फेंक देगा। इसी को हमने कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल कहा। एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में ये हेल्प करेगा, करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा है आपका फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा, फूड वैक्यूल इन प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा क्या होता है, किसी को पता है? सर प्रोटिस्टा पूरी की पूरी किंगडम है, प्रोटिस्टा पूरी की पूरी किंगडम है गुरुजी। 5 किंगडम होती हैं जो हम पढ़ते हैं अपने सिलेबस के अंदर, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगस, प्लांट और एनिमल। यस, तो किंगडम प्रोटिस्टा में कौन से ऑर्गेनिजम्स होते हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो प्रोटिस्टा जो है इसमें क्या है? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यानी इनकी बॉडी एक ही सेल की बनी हुई होती है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
तो इनके अंदर क्या होता है, इस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ने जैसे ही फूड खाया, फूड एंगल्फ किया, वो फूड सेल में एक ही जगह जाके इकट्ठा हो जाता है। उस जगह को जहां फूड इकट्ठा हो रहा है, एक मेम्ब्रेन वाले इलाके में, उसी को फूड वैक्यूल कह दिया। यानी ऑल फूड engulfed, all food engulfed by a protostan gets accumulated, जमा हो जाता है, gets accumulated in a specific membrane bound area, in a specific membrane bound area called food vacuole। बस यही बात है, जहां फूड उसी जगह को फूड वैक्यूल कह दिया। यस यस गुरुजी, बात समझ में आ गई है गुरुजी, बात चमक उठी। यस मेरे भाइयों को इतनी बातें समझ में आई? बताइए बताइए मेरे भाई। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अमीबा में जैसे ही वैक्यूल को कॉन्ट्रैक्ट किया, मसाला बाहर निकल गया। एंड मेरे भाई फूड वैक्यूल मतलब फूड यहां इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि नॉर्मल जो अगर आप प्लांट वैक्यूल की बात करें ना, इसे सैप वैक्यूल कहा जाता है। यहां आपका मेनली जो चीज स्टोर होती है वो लिक्विड फॉर्मेट में होती है, इट इज सैप, इसीलिए इसे सैप वैक्यूल कह दिया। यूकैरियोट्स की खास पहचान। यस यस करेक्ट है, एकदम करेक्ट। यस फूड वैक्यूल कह दो, नॉर्मल वैक्यूल कह दो, एक ही बात है, कोई बहुत बड़ी डिफरेंस नहीं है इसमें। यहां तक की बात समझ भाई। एक भाई कह रहा है गैस वैक्यूल, बहुत बढ़िया, अपनी पीठ को जरूर थपथपाएं, है ना, पिताजी से थपथपाएं एक बार। अंकल जी को मैं एक संदेश दे रहा हूं, अंकल जी एक बार इनकी पीठ थपथपा दीजिए, वो कपड़े धोने की थापी आती है, उससे एक बार भाई की गुद्दी थपथपा दीजिए। गैस वैक्यूल तो गैस का एक बुलबुला था, उसमें मेम्ब्रेन कहां थी? प्रोकैरियोट में बताया था इंक्लूजन बॉडी में गैस वैक्यूल। एंड एक बात एनसीईआरटी में अलग से लिखी है कि इंक्लूजन बॉडीज आर कैरेक्टरिस्टिक इन प्रोकैरियोटिक सेल, यानी वो यूकैरियोट्स में नहीं पाई जाती। तो कहां पढ़ रहे हो यूकैरियोटिक सेल में? यस तो सिर्फ प्रोकैरियोट की पहचान थी ना, एक ही चीज है प्रोकैरियोट में टुच्चे लेवल की, वो भी तुम खींच के यूकैरियोट में दे दो, तो उस बेचारे का अभिमान जिस चीज पे टिका है तुम तो वही खत्म कर दोगे। ऐसे थोड़ी होता है, भाई पे कुछ है नहीं, है ना, प्रॉपर्टी के नाम पे 52 गज का प्लॉट है, वो भी तुम ले लो, हड़प लो जाके, ऐसा थोड़ी होता है यार, ऐसे थोड़ी कर दो गरीब के साथ। हाँ गुरुजी एक और बार बता दीजिए। बिल्कुल बता देते हैं। ये जो वैक्यूल है ये प्लांट सेल में 90% तक वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर सकता है, यानी खूब सारी जगह घेर के बैठा है, इसीलिए इसे स्टोर हाउस कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीजें जमा होती हैं, स्टोर हो रही होती हैं। इसकी मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं स्पेसिफिकली। अगर आप देखें तो इसके अंदर वाटर भी हो सकता है, एक्सक्रीटरी वेस्ट भी हो सकता है, थोड़ी देर के लिए स्टोर किया जा सकता है, बाद में एक्सक्रीट कर सकते हैं, कुछ पिगमेंट भी हो सकता है जैसे एंथोसाइनिन, एंड मेनली सैप होता है। यस जिसमें वाटर होगा, मिनरल्स होंगे, आयंस होंगे, कुछ शुगर वगैरह होगा, ये सारी चीजें होती हैं। स्टोर रूम ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन लेकर बैठा होता है, प्लस हम इसमें और सामान ठूसना चाहते हैं, यानी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन और मसाला ऐड करना चाहते हैं, इसीलिए यहां पर पंप की जरूरत पड़ती है कि हम लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन सामान भेज सके। अमीबा के अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है स्पेशल टाइप का, ये कॉन्ट्रैक्ट करता है तो सारा का सारा एक्सक्रीटरी वेस्ट बाहर निकल जाता है, तो ये एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन में हेल्प करता है। एंड फूड वैक्यूल पाया जाता है बाकी प्रोटिस्ट में, क्योंकि अमीबा जो है ये भी आप प्रोटिस्टा में ही पढ़ोगे, बस वो थोड़ा अलग प्रकार का वैक्यूल लेके बैठा है, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। अदरवाइज ज्यादातर में आपको नॉर्मल फूड वैक्यूल देखने को मिलता है, यानी सेल के अंदर जितना भी फूड है एक जगह आके इकट्ठा हो गया, उसको आप फूड वैक्यूल कह दोगे। सर ठीक बात। यस सैप क्या होता है? यहां लिखा है शेर, पानी में कुछ कुछ मसाला घोल दो, दैट इज सैप। क्या होता है नॉर्मली हमारे प्लाज्मा में? सर आयंस होते हैं, मिनरल्स होते हैं, सॉल्ट्स होते हैं, शुगर्स होती हैं, ये सब मिला दो भाई पानी के अंदर, वो आपका जो एक सूप तैयार होगा उसे आप सैप कहते हैं, ऐसा मान लीजिए, सूप सैप, ऐसे याद कर लो। यस यस गुरुजी बात समझ में आ गई, इतनी बात समझ में आई मेरे सारे भाइयों को? यस बस इतनी बात पढ़नी है। करेक्ट है, करेक्ट है भाई, एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया है, इस लेवल का कुछ नहीं दिया है, छोटी मोटी चीजें हैं, आराम से देखिए। वैक्यूल जो है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल होती है, और इसकी मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं हम लोग? टोनोप्लास्ट कहते हैं, स्पेसिफिकली टोनोप्लास्ट कहते हैं।
यहां पर आपका वाटर मिलेगा, पानी में घुला हुआ आपका मसाला है यानी सैप मिलेगा, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स मिलेंगे और कुछ ऐसे प्रोडक्ट जो कि आपके यूजफुल नहीं है सेल के लिए, उनको भी यहीं पर ठूस दिया जाता है। प्लांट सेल में 90% ऑफ वॉल्यूम तक भी ऑक्यूपाई कर सकता है आपका कौन? वैक्यूल। टोनोप्लास्ट जो है ये आपका अलग अलग चीजों को अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भेजने में हेल्प करता है। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट क्यों? क्योंकि साइटोप्लाज्म में पहले ही कंसंट्रेशन कम है, वैक्यूल में पहले ही कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो हम लोग क्या करते हैं, वैक्यूल में पहले ही हायर कंसंट्रेशन है और चीजों को ठूसने की बात करते हैं और हायर कंसंट्रेशन देने की बात करते हैं। सर बात समझ में आ गई। अमीबा में कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है जो आपका ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करेगा। सर बात चमकी। एंड मेरे भाई आपका प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल पाया जाता है जो कि फूड पार्टिकल्स एंगल्फ करने से बना है, यानी प्रोटिस्ट के सेल के अंदर जितना भी फूड पार्टिकल जमा हुआ उसने एंगल्फ किया, उस सेल के अंदर लिया, वो एक जगह पर इकट्ठा हो जाता है मेम्ब्रेन बाउंड इलाके में, जिसे हम लोगों ने क्या कह दिया? फूड वैक्यूल कह दिया। इतनी बातें सबको समझ में आई? फटाफट बताइए। अब हम सवालों का सिलसिला शुरू करें क्या? एक बार फटाफट बता दीजिए। यहां तक की बातें सबको समझ में आई? क्या हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं अब? यस, आ जाओ मेरे भाई, लेट्स ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस। अब मजा आने वाला है, प्यार से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सारे के सारे आपकी स्क्रीन के ऊपर हैं, फटाफट पहला सवाल सॉल्व कर डालिए। Which type of substance would face difficulty to pass through the cell membrane? Very important question, very important। मैं समझाऊंगा आराम से डिटेल में, पर पहले मैं देखना चाहता हूं आपकी गहराई कितनी है। और गलतियां माफ है, खूब गलतियां करो भाई, सारी यही कर लो। लेकिन Which type of substances would face difficulty to pass through cell membrane? अगर एक सेल मेम्ब्रेन है, मैंने बताया था मेन इलाका क्या है आपका? नॉन पोलर है, बहुत कम इलाका आपका पोलर है। यस। सब्सटेंस विद हाइड्रोफोबिक मॉइटी, अगर कोई सब्सटेंस हाइड्रोफोबिक है तो क्या इसे डिफिकल्टी होगी? क्या इसे डिफिकल्टी होगी? हाइड्रोफोबिक अगर है तो मेन इलाका तो हाइड्रोफोबिक ही था, जहां टेल्स आपस में ऐसे आ रही थी, वो तो हाइड्रोफोबिक इलाका ही था। तो हाइड्रोफोबिक चीजें तो बढ़िया पास होती हैं, उल्टा ऑल सब्सटेंसेस, सारे सब्सटेंसेस डिफिकल्टी फेस करेंगे तो पास कौन होगा? ऐसा पेपर है गुरुजी, टॉपर के ही 5 नंबर आए हैं, है ना। घर पे ऐसा कई बार बोल देते थे ना, पेपर खराब होता तो पापा टॉपर के ही 22 नंबर आए, तुम्हारे कितने हैं? 6.5 हैं? नहीं पिताजी, टॉपर के पहले 70 आया करते थे, उसी के बाद 22 आए हैं। तो सोचो, मेरे तो आते ही पूरे 22 थे, इसीलिए मेरे 6 आए हैं। ऑल सब्सटेंसेस इररिस्पेक्टिव ऑफ हाइड्रोफोबिक या हाइड्रोफिलिक, कोई भी हो सबको रोक लिया जाएगा, सबकी मुंडी टूटेगी। अरे तो पास कौन होगा? तो सी तो वैसे ही गलत हो जाता है। सब्सटेंसेस सॉल्युबल इन लिपिड, लिपिड की मेम्ब्रेन है, लिपिड को ही रोक लेगी। वाह क्या इंसाफ है गुरु तुम्हारा। अरे मेरे भाई ऐसा थोड़ी होगा। तो अगर एलिमिनेशन से भी करते, सब्सटेंसेस विद हाइड्रोफिलिक मॉइटी, जो हाइड्रोफिलिक है वो पोलर भैया, पोलर भैया, सलाम भैया, एंट्री तो अच्छी दे देते, लेकिन रास्ते में जो चाकू छुरी कल जमा कर रखी थी वो बताया था ना, हाइड्रोफोबिक इलाके में सूरा मार देते। तो इसीलिए बचना है। यस बचना है गुरुजी। उत्तर आ जाएगा 2। आई एम एक्सपेक्टिंग अराउंड 70%। हैं? अरे बताने के बाद समझ में आ गया है ना कि सवाल क्या था, क्या हुआ वो भूल जाओ। ये मैं खुद को ही दिलासा दे रहा हूं, भूल जाओ विपू कि क्या हुआ है क्लास में। लेकिन बात समझ में आ गई ना कि उत्तर क्यों है, बी क्यों है, ये समझ में आ गया। लाल कलर के दिल भेजो एक बार, और बाकी जिनकी गलती हुई एक बार ब्लंडर लिखो। लिपिड है तो लिपिड को क्यों रोकेगा मेरे भाई, है ना। सारे सब्सटेंसेस को क्यों रोकेगा? कोई तो पास हो ही रहा था ना कल, इतना तो बता ही था। हाइड्रोफोबिक को क्यों रोकेगा? लिपिड तो है ही अधिकतर हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफिलिक को रोक लेगा। अरे मॉइटी का मतलब होता है स्ट्रक्चर, मॉइटी छोड़ो गोली मारो, हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक देख लो। हाइड्रोफोबिक को क्यों रोकेगा? मेन इलाका ही लिपिड का हाइड्रोफोबिक था। भाई देखो, ये पोलर पोलर हेड है, ये पोलर पोलर हेड है, इतना छोटा इलाका, ये पोलर पोलर हेड है, इतना छोटा इलाका। ये जो बीच का जहां पे नॉन पोलर टेल थी और इसके बीच का जो इलाका है ये भी तो नॉन पोलर होगा, तभी तो टेल यहां पे सरवाइव कर पाएंगी। तो नॉन पोलर इलाका इतना, पोलर इतना, चिंगा चिंगा सा। तो मेन लिपिड की मेम्ब्रेन होती है कैसी है? नॉन पोलर होती है। तो नॉन पोलर चीजों को रोकेगी, क्यों रोकेगी? नहीं रोकेगी। हाइड्रोफोबिक चीजों को रोकेगी? नहीं रोकेगी। हाइड्रोफिलिक को रोकेगी, वो सिर्फ इतना पास कर सकते हैं, यहां उनकी मौत तय है, यहां नहीं क्रॉस कर पाएंगे। तो हाइड्रोफिलिक चीजों से पंगा है ना, हाइड्रोफोबिक का थोड़ी है। यस गुरुजी बात समझ में आ गई, बहुत बढ़िया। अगला सवाल वेरी कंसेप्चुअल, अल्ट्रा कंसेप्चुअल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। है कुछ भी नहीं, पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा इस सवाल में। सारे भाई चीर फाड़ दो इस सवाल को। Which of the following layer is present nearest to plasma membrane? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास कौन है?
प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सबसे पास कौन है, बता दो ना, अभी बता देते हैं गुरुजी। लिखा हुआ है, एक सेल बना लो, समझ लो एक सेल बना लो, ये है आपका सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बाद है आपका प्राइमरी वॉल एंड सेकेंडरी वॉल, दोनों है। सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड बनती है, सेकेंडरी वॉल अंदर की साइड बनती है। इसके बाहर प्राइमरी वॉल रहती है और बाद में गायब हो जाती है, प्राइमरी इसके बाद है। और मेरे भाई मिडल लेमेला दो सेल्स को कनेक्ट करती है, ये और दूर है, ये किसी दूसरे सेल से कनेक्ट होगी। यस, ये मिडल लेमेला है। तो प्राइमरी बहुत बाहर, सेकेंडरी उसके अंदर, मिडल लेमेला और बाहर है। तो मिडल लेमेला सबसे बाहर, प्राइमरी उसके अंदर, सेकेंडरी सबसे अंदर। और टोनोप्लास्ट यानी वैक्यूल की बात हो रही है तो सेंट्रल वैक्यूल की बात होगी। सेंट्रल वैक्यूल की बात हो रही है क्योंकि प्लांट सेल लिखा है और वैक्यूल सेंटर पे है, यानी मेम्ब्रेन से दूर है। मेम्ब्रेन से दूर है गुरुजी, अर्थात मेम्ब्रेन से दूर है ये वैक्यूल भी। मिडल लेमेला तो दूर है ही, प्राइमरी और सेकेंडरी में से सेकेंडरी अंदर की साइड पाई जाती है, तो उत्तर क्या होगा, सेकेंडरी वॉल होगी। कितना कंसेप्चुअल सवाल था यार, मजा आया कि नहीं बताओ, मजा आया। आई एम एक्सपेक्टिंग, अकॉर्डिंग टू माई औकात, आई एम एक्सपेक्टिंग 40%। अरे तुम तो धुरेंद्र 3 निकले भाई, वाह, हमजा अली में जोश आ गया है भाई। सीधी सी बात है, एक जो सेल है उसमें सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन के बाहर सेकेंडरी वॉल, क्योंकि अंदर की साइड बनती है, मेम्ब्रेन की तरफ बनती है, बाहर प्राइमरी वॉल और फिर मिडल लेमेला। तो सबसे पास तो सेकेंडरी वॉल है इन तीनों में से। और सेंट्रल वैक्यूल यानी सेंटर पे है, यानी दूरी पे है मेम्ब्रेन से। सर बहुत तगड़ा सवाल है, तो मजा आ गया भाई, कंसेप्चुअल था, सारे कंसेप्ट जोड़ दिए यहां पे वैक्यूल तक के। सवाल बहुत बढ़िया था, अगर ये आप बना ले गए धुरेंद्र 3 हो आप, है ना, बढ़िया बढ़िया। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, मजा आया, है ना। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन, बोथ वेरी नाइस क्वेश्चन डियर। यस, आ जाओ, अब आगे बढ़ते हैं, आए, ठीक है। आगे देखिए पीवाईक्यू में कैसे टुच्चे टुच्चे सवाल आते हैं। देखो भाई, इस टॉपिक पे 30 सेकंड का टाइम भी नहीं दूंगा, 20 सेकंड में ही बंद कर दूंगा पोल। ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, 2026 तक में भी सवाल आए, 2026 तक में भी सवाल आए भाई, अब भी ताजा ताजा। द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी, लाइसोसोम, वैक्यूल, पहले ही ठीक है, चारों के चारों नाम है तो कुछ और देखने की जरूरत है नहीं। राइबोसोम नहीं होते, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, सीधा एलिमिनेशन बेस्ड है। अगला सवाल भी ऑलमोस्ट सेम है। Which of the following are not considered as a part of endomembrane system? कौन सा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, क्लोरोप्लास्ट नहीं है, पेरोक्सिसोम नहीं है, तो बीड़ी जलाई ले जिगर से पिया ही उत्तर आ जाएगा, है ना। कौन सा नहीं है, तो एसीई नहीं है, एसीई नहीं है, तो दोनों का उत्तर 1 ही है, जो भी कर दो करेक्ट, दोनों का उत्तर 1 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। 96% लोगों ने फोड़ दिया है। दोनों सवाल ऑलमोस्ट सेम ही है और 2 साल के गैप पे आए। 26 वाला मैंने जानबूझ के लिए नहीं लगाया क्योंकि एकदम रिपीटेटिव था, एकदम रिपीटेटिव था, लगाने का फायदा ही नहीं। ओहो, यस, आई आओ भैया, ये सवाल बहुत गौर से सुनना, लंबा है थोड़ा, इसीलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं, पर मुझे लग रहा है आप क्रैक कर ले जाओगे, आराम से सुनो। फिल इन द ब्लैंक्स, रिक्त स्थान की करें पूर्ति। इन प्लांट सेल वैक्यूल्स कैन ऑक्यूपाई -% ऑफ द वॉल्यूम, आराम से हो जाएगा। 90-90 तो पहले दोनों तो एलिमिनेट हो गए। In plants, the tonoplast facilitate the transport of number of ions and other material into the vacuole। अगर लेके आ रहे हैं तो against the concentration gradient लेके आ रहे हैं, against the concentration gradient, दोनों में ही ठीक है, ठीक। Hence their concentration is significantly dash in the vacuole, against the concentration gradient, क्योंकि vacuole में concentration क्या थी, पहले से हाइयर थी, तो भी उसमें सामान ठूस ठूस के हम भरना चाह रहे हैं, significantly higher है in vacuole। इन अमीबा डैश वैक्यूल यानी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होगा, करेक्ट है। इज इंपॉर्टेंट इन मेनी सेल्स एज इन प्रोटिस्ट, फूड वैक्यूल पाया जाएगा, फूड वैक्यूल पाया, सारी बातें ठीक, सारी बातें ठीक। उत्तर क्या हो जाएगा, मिस्टर डी हो जाएगा, मिस्टर डी हो जाएगा। यानी 90 सेकंड का हमने टाइम लिया था, 45 सेकंड में इलेबोरेशन के साथ कर दिया। एज एन एस्पायरेंट अगर हम सॉल्व कर रहे होते तो 20 सेकंड में आराम से हो जाता, बिल्कुल हो जाता, एलिमिनेशन से कर ले जाते क्योंकि ऑप्शन उतने अच्छे नहीं, ऑप्शन उतने अच्छे नहीं। यस, आइए 85, वेरी गुड यार, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आइए अगला सवाल देखिए, प्रश्न संख्या 6, थाला -1। इफ पीएच ऑफ लाइसोसोम इज इंक्रीज टू अल्कलाइन, क्या हो जाएगा? अगर पीएच एसिडिक होना चाहिए लाइसोसोम में, बेसिक हो जाएगा तो क्या हो जाएगा?
हाइड्रोलिटिक एंजाइम विल फंक्शन मोर एफिशिएंटली, मजा ही आ जाएगा एंजाइम को। अलग ही लेवल के एंजाइम है क्या? नहीं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स विल बिकम इनएक्टिव, हाँ इनएक्टिव हो जाएंगे। लाइसोसोमल एंजाइम विल बी रिलीज इनटू साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाएंगे। लाइसोसोमल एंजाइम विल बी मोर एक्टिव। भाई अगर हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं एसिडिक पीएच पे तो बेसिक पीएच पे इनएक्टिव हो जाएंगे, सिंपल सी बात है। सर बात समझ में आ गई? गुरुजी बात चमक गई, कुछ है ही नहीं इसमें, तो कुछ भी नहीं है गुरुजी। यहां तीन चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, चौथी हमने पढ़ी नहीं है, तो तीन मैच कर ले जाओगे, चौथी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। कुछ देखने सुनने की जरूरत है नहीं, फटाफट मार्क करने लग पड़ो। लगभग 88% बालकों ने कर दिया है। तीन चीजें मैच करो, चौथी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड या फिर आपका स्टेरॉइड बनाएगा। ए का टू एक में यह उत्तर हो जाएगा डी। ठीक है, और देख लेते हैं। बी का रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बना देगा, तो बी का 1 हो जाना चाहिए, बी का 1 हो जाएगा। गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करेगा? गोल्जी कॉम्प्लेक्स जी फॉर गोल्जी में जी फॉर ग्लाइकोसाइलेशन होगी, तो सी का 3 हो जाएगा, सी का 3 हो जाएगा। एंड मेरे भाई आपका सेंट्रियोल जो है ये आपका स्पिंडल बनाएगा, सेंट्रियोल स्पिंडल बनाएगा, बिल्कुल। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। उत्तर मिस्टर डी हो जाता है। अगर ये चौथा मैच नहीं भी हो रहा था तो भी उससे पहले आंसर मिल जाता, इसीलिए जानबूझकर लेकर के आए हैं। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। एक बार मार्क कर दीजिए, 10-12 सेकंड का और टाइम लेते हैं, फिर आपको एक नए टॉपिक की ओर मैं ले जा रहा हूंगा। यस सर, यस सर। 91%, वेरी गुड, वेरी शानदार। आई यही सॉल्व कर लो फटाफट, यही सॉल्व कर लो इसी साइड। A cell organelle X is divided into two types on the basis of a cell organelle Y that helps in protein synthesis। यानी एक ऑर्गेनेल है X, उसको Y के बेसिस पे दो हिस्सों में मैंने डिवाइड किया, और Y प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है। यानी Y कौन है? राइबोसोम है। Y कौन है? राइबोसोम है। तो दो ही जगह राइबोसोम आ रहा है। और राइबोसोम के बेसिस पे किस चीज को दो भागों में बांटा था? RER और SER। देखने की जरूरत ही नहीं है, देखने की जरूरत ही नहीं है गुरुजी, आसान है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम प्रेजेंट, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम एब्सेंट। सर बात समझ में आ गई? गुरुजी बात समझ में आ गई। उत्तर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। अरे बाप रे, इसमें क्या झंडा गाड़ दिया है भाई, ए और डी में। राइबोसोम के बेसिस पे गोल्जी कॉम्प्लेक्स कौन सा दो टुकड़ों में टूट गया भाई? यहां कौन सा राइबोसोम बता दिया मैंने गोल्जी कॉम्प्लेक्स में? और ये सब तो छोड़ो, ER और लाइसोसोम, ये कौन है भाई? तुमको तो सच नमन है दोस्त, तुम्हारी तो मूर्तियां बननी चाहिए। वो कैलेंडर नहीं आते, कस्टमाइज कैलेंडर जिन पे फोटो बनी रहती है, आदमी खुद ही अपने शौक के लिए, सुकून के लिए खुद का ही मुंह देखता है। जनवरी में मेरे फोटो आई है ना, फरवरी में देखो पिताजी की फोटो आई है। यो तुम खुद ही खुश रहो भाई। ये कौन कर रहा है? लाइसोसोम एंड ER कहां? कुछ भी। ये जो भी खाया है आज नाश्ते में, इसको बंद करो, कल से सर पे चढ़ गए तुम्हारे। ऐसा थोड़ी होता है। आइए महारथी, ये सॉल्व करिए। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू लाइसोसोम? लाइसोसोम के लिए कितनी बातें सत्य हैं इनमें से? क्या ये मेम्ब्रेन बाउंड गोल-मटोल वेसिकुलर स्ट्रक्चर है। मेम्ब्रेन बाउंड, यूनिट मेम्ब्रेन बाउंड होता है। क्या इसमें हाइड्रोलेसिस पाए जाते हैं? हाइड्रोलिटिक एंजाइम पाए जाते हैं। क्या बेसिक पीएच होता है इसमें? नहीं होता, एसिडिक पीएच होता है। फॉर्म्ड इन RER? नहीं, फॉर्म्ड बाय गोल्जी का बच्चा। ये कैपेबल ऑफ डाइजेस्टिंग न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लियस होते हैं इसमें। तो दो बातें गंदी हैं, तीन बातें अच्छी हैं। 3 टिक लगाए हैं, 3 टिक लगाए हैं। टिक 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 हो जाएगा, टिक 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 हो जाएगा। यस गुरुजी, यस गुरुजी। आसान है ये वाला, तो इसको तो कर ही ले जाओगे, है ना? आइए, ये तो गुरुजी थ्योरेटिकल बातें करवा लो हमसे, तो कितने क्या रे लेडी फिंगर? क्या खा लिया है बता दो ना। क्या हो गया मेरे बाबू को? कॉल करूं बच्चा? क्या हुआ? कुछ हो गया है क्या? क्या ब्लंडर ओपी इन द चैट? बहुत भारी सवाल नहीं है दोस्त। नीट में बाकी कंपेटिटर्स इज्जत उतार देंगे तुम्हारी, ये -5 के चक्कर में। समझो, सीरियस हो जाओ थोड़ा। 11वीं के बच्चे होते इतना थोड़ी बोल रहा होता मैं तुम्हें। ये तो कुछ सवाल भी नहीं है। क्या हो गया शेरों? आइए, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा नहीं है पर कर ही ले जाएंगे एकदम। 3 चीजें हमें पता है, 3 चीजें मैच कर लो, चौथी ऑटोमेटिकली मैच हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। 60 सेकंड ले लो, मुझे लगता है टाइम का इशू है थोड़ा, है ना? आ जाओ। गोल्जी अपरेटस क्या करता है? गोल्जी ग्लाइकोसाइलेशन करता है, ग्लाइकोसाइलेशन करता है। ए का R हो जाएगा, ए का R हो जाएगा, 2 में ही है, 2 उड़ा दो।
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। सी का पी हो गया, सी का पी हो गया, सी का पी एक में ही है, उत्तर आ गया। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? लिपिड बनाएगा, लिपिड बनाएगा गुरुजी। बी का एस हो गया, बी का एस हो गया, बी का एस हो गया। बाकी ऑटोमेटिकली जो चौथा बचा, माइटोकॉन्ड्रिया भी फिजन से डिवाइड करता है बैक्टीरिया की तरह। सर बात समझ में आ जाएगी। उत्तर आ जाता है मिस्टर बी, मिस्टर भूरा। वन अ सॉन्ग बेबी सॉन्ग लाइक नॉर्मैक्स साउंड इज मैक्स, मिस्टर भूरा इन द हाउस इज द राइट आंसर। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई। गुरुजी बात चमक गई है, अच्छे से बात समझ में आ गई है। यस यस, इतनी बातें ठीक है। आ जाओ, लेट्स चेक, लेट्स चेक। 93, हाँ, सांस में सांस आई। अपने बच्चों का जिंदा तो है भाई, शेर, वेरी गुड। आइए, ये हमारी आज की कलाकारी थी। यस, थोड़ा और पढ़ेंगे, थोड़ा और पढ़ेंगे। छोटा टॉपिक पढ़ाऊंगा, एक ऐसा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसमें कुछ स्टार्ट भी ना करें हम लोग, है ना। एक छोटा टॉपिक पढ़ाता हूं, बहुत बेसिक बातें हैं, बहुत जनरल बातें हैं। आपके लिए एक सरप्राइज है, वो सरप्राइज क्या है वो मैं आपको बता देता हूं, पहले सरप्राइज दे देता हूं, और ऐसा एक और सरप्राइज लेके आऊंगा कुछ दिन बाद, वो ज्यादा अच्छा सरप्राइज है। पर अभी के लिए आपको एक बात बता देता हूं। काफी बच्चे कह रहे थे कि सर विपू सर की एक्सप्रेस नहीं डल रही है, रिवीजन एक्सप्रेस एंड समरी लेक्चर्स नहीं आ रहे हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि सर हम मिशन 100 देखेंगे, बाद में ये करेंगे। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बाइट साइज वीडियोस बनवा दी हैं, खुद एडिट करता हूं मैं अपनी वीडियोस। बाइट साइज्ड वीडियोस बनवा दी हैं। कभी भी किसी टॉपिक में फंसो, एक आराम से बात बता रहा हूं, गौर से सुनना। कभी समझ लो कोई टेस्ट है, कभी जीवन में कोई टेस्ट है और आपका चैप्टर आ रहा है रेस्पिरेशन और टाइम नहीं है, गुरुजी हमारे तो 16 बैकलॉग है। आपने जो 15 लेक्चर लिए थे ना, उसमें से 16 का बैकलॉग हो गया हमारा, एक हमारा केमिस्ट्री का भी यहीं जोड़ दे रहे हैं हम लोग। अगर मेरे भाई ये आपका इतना बैकलॉग है, आपके लिए एक रामबाण लेकर के आ रहा हूं मैं, वो है मेरे समरी लेक्चर्स यानी रिवीजन लेक्चर्स। एक चैप्टर को मात्र एक लेक्चर में, कोई लेक्चर आपका 2 घंटे का होगा, कोई लेक्चर आपका 3 घंटे का होगा, कोई लेक्चर आपका 4 घंटे का होगा। जैसे जैसे कोई भी चैप्टर कंप्लीट होगा उसके समरी लेक्चर फुल डल जाएंगे। ये देखने हैं, ये देखो, इसके बाहर कोई पेपर नहीं आएगा। ये भी पूरे एफिशिएंट हैं, लेकिन मेरे भाई इसमें आपका लिखने का काम नहीं है, पहले से लिखा लिखाया होगा कंटेंट। मैं एक्सप्लेन करूंगा जल्दी जल्दी, जल्दी जल्दी मतलब समझ में सब आएगा। पूरा समझा रहा हूं, समझाने में 1 मिनट की भी कसर नहीं छोड़ रहा, मैं पूरा समझा रहा हूं डिटेल में, एकदम डेंस डिटेल, जितनी बैच में है उतनी ही डिटेल। लेकिन कंटेंट पहले से लिखा हुआ है, तो लिखने का जो टाइम है वो लगभग 10 गुना टाइम बचता है। तो समझ लीजिए ये चैप्टर हम लोग 10 लेक्चर में करते हैं, 20 घंटे का टाइम हो गया एवरेज। वही चीज मैं डाल दूंगा 4 घंटे में, 2x पे देखोगे 2 आवर्स में यू विल बी कंप्लीटिंग दैट थिंग। और सारी चीजें, ऑल द पॉइंट्स विल बी कवर्ड, सारी चीजें एंड टू एंड आ जाएंगी। तो कहीं और इधर उधर किसी बैच में जाने की जरूरत नहीं है कि विपू भाई के मेरे को लेक्चर चाहिए और बहुत शॉर्ट लेक्चर चाहिए, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। मैं एक तो ये डलवाऊंगा पूरे पूरे, और बाइट साइज रिवीजन एक्सप्रेस भी डलवाऊंगा। आज आपको मिल जाएंगी 3-4 बाइट साइज वीडियो, वो देख लेना। यानी सिर्फ सेल थ्योरी पढ़नी है किसी को, सिर्फ सेल थ्योरी पढ़ लो, उस पर लिखा रहेगा सेल थ्योरी की ही है ये वीडियो। अगर आपको पढ़ना है सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, एक वीडियो है 30 मिनट की सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट की है, वो खोलो 15 मिनट में रिवाइज करो, 2x पे, खेल खत्म। सारी चीजें, और पेड कंटेंट है, लेकिन एकदम यहीं चिपका देंगे। कोई कुछ और देखने की जरूरत नहीं है, कहीं इधर उधर भागने की जरूरत नहीं, ठीक है। सारी चीजें जो जो आपको चाहिए मेरे को बता दो, मैं यही लेके आऊंगा, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम, योर टाइम इज वेरी प्रेशियस, वेरी वेरी प्रेशियस। ये सारी चीजें आज डलनी स्टार्ट हो जाएंगी, बाइट साइज आज डलनी स्टार्ट हो जाएंगी, टॉपिक वाइज 5-6 डालूंगा, रिस्पॉन्स बता देना आप। और ये जैसे ही कोई चैप्टर हमारा खत्म हुआ, जैसे अगले वीक जैसे ही ये चैप्टर खत्म हुआ, शाम को ताबड़तोड़ गर्मा गर्म वीडियो आ गई, एकदम धमाकेदार वीडियो आ गई, कुछ मिस नहीं होगा। जब पहला लेक्चर आप देखोगे इसका, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का 5 घंटा 35 मिनट का लेक्चर है, दिमाग के घोड़े खुल जाएंगे देख के कि गुरुजी रिवीजन भी इतना तगड़ा कि मेन लेक्चर छोड़ के कभी कुछ मिस हो गया तो वैसे में लाइव क्लासेस मिस मत करना। कभी कोई चीज ऐसी हुई कि भाई छूट ही गया सर मेरा ये चैप्टर, उससे भी पढ़ लोगे तब भी काम चल जाएगा, उससे भी काम चल जाएगा। इतना खतरनाक कंटेंट है, पेड बैचेस का ही कंटेंट मिला जुला के कर दिया तुम्हारे लिए मुफ्त में, आराम से पढ़ो, ठीक है। हाइलाइटेड एनसीईआरटी, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा हाइलाइटेड एनसीईआरटी विद द टैग्ड पीवाईक्यूज, जैसे ही चैप्टर खत्म होगा विपू भैया की प्रैक्टिस शीट, जैसे ही चैप्टर कंप्लीट होगा पूरी डीपीपी कंसोलिडेशन, यानी कि आपको विक्स शीट मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा, जो बोलोगे सब मिल जाएगा।
एक चैप्टर कंप्लीट होने दो, आपको पता लगेगा कि हर चैप्टर के एंड में मैं देता क्या क्या हूं, और मजा आ जाएगा, सब मिल जाएगा एब्सोल्युटली फ्री भाई। सब जो बैच में बच्चा सब फ्री, एकदम मस्त। अलग से फोल्डर बनवा दूंगा, और जिस दिन डालूंगा, आज जैसे बाइट साइज वीडियो डाल रहा हूं तो बता रहा हूं, जैसे भी जब भी जब कुछ भी डलेगा आपको पता लग जाएगा, मैं बताता रहूंगा, देख लेना, ठीक है, सब मिल जाएगा। यस यस गुरुजी, ये बात आपने बहुत चंगी कर दी है। आओ भैया, ये मुझे आपको बताना था। अब मैं आपके साथ एक बात और साझा करना चाहता हूं, टॉपिक से संबंधित ही है, टॉपिक से संबंधित है। आप कुछ स्पैम कर रहे हो अभी, एंड आई एम वेरी मच कंसर्न्ड, आई हैव वेरी लेस टाइम टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट्स, बट मैं आपको बस अभी इतना ही हिंट दे सकता हूं, मैं ये पढ़ नहीं सकता कमेंट, मैं आपको बस इतना ही हिंट दे सकता हूं मेरे भाइयों मेरी बहनों, जो आप लिख रहे हो उसके लिए भी मैं तैयार हूं, और इससे संबंधित भी कुछ बहुत जल्दी आने वाला है, एंड दैट टू एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। बस चुप रहना, थोड़ा सा 20-25 दिन निकाल दो, ठीक है, या उससे पहले ही थोड़ा रोके अपने आप को, है ना, ठीक है। आओ गुरुजी, बात समझ में आ गई, ये हम अपने तक बात रखेंगे, अंदर ही अंदर मसाला तैयार होगा और आप तक पहुंचेगा, और जब पहुंचेगा खतरनाक पहुंचेगा, अलग ही लेवल का पहुंचेगा, ठीक है। समझने वाले समझ गए। आप एक ही चीज स्पैम कर रहे हो, सारी की सारी दुनियादारी एक ही चीज लिख रही है चैट सेक्शन में, जो तुम लिख रहे हो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूं भाई, हमेशा नींद खपा के बना देंगे, बना देंगे, चिल मारो, ठीक है, समझ गए, ठीक है, बहुत शानदार, आ जाओ ठीक है, बढ़िया है, गुड गुड गुड, ठीक है भाई, आइए। अब देखो, आप लोग तो बहुत समझदार आदमी हो, समझदार आदमी की एक खास बात होती है कि वो ना बहुत प्यार से चीजें समझ जाता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट ना पहले क्या थे, देवर इनिशियली द बैक्टीरियाज, देवर इनिशियली बैक्टीरियाज ओनली। जैसे जो खाना बनाने वाला बैक्टीरिया था, साइनोबैक्टीरिया, वही एक बड़े सेल में आके रहने लग गया, और धीरे धीरे इवॉल्व होते होते क्या वही क्लोरोप्लास्ट बन गया, सर बन गया, सर बन गया। एंड सिमिलरली जो आपका माइटोकॉन्ड्रिया है, वो पहले क्या था, एक ऐसा बैक्टीरिया था जो एनर्जी बनाता था, एरोबिक रेस्पिरेशन करता था, वही इवॉल्व होते 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 एक बड़े सेल में रहते रहते माइटोकॉन्ड्रिया बन गया, सर बन गया। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी, या छोड़ दो भाई गोली मारो, आप सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखो, आप सिर्फ एक छोटा सा पॉइंट लिखो, सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, इनमें सिमिलैरिटी क्या है। फिर कल हम क्या करेंगे, सीधा हमला माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट पे कर देंगे, है ना, तो हमारा टाइम बचेगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट बस मैं यहां पे क्लियर कर दे रहा हूं, कल आते ही भैया मुंडी पकड़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया की, है ना, पावर हाउस ही बना देंगे इसको। सिमिलैरिटीज बिटवीन बैक्टीरिया एंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बताओ भैया बैक्टीरिया में क्या है, बताओ भैया बैक्टीरिया में क्या है। अगर आप देखें बैक्टीरिया का साइज, ये मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, अगर आप देखें बैक्टीरिया का साइज, तो इट्स साइज इज सिमिलर टू, इट्स साइज इज सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट मिलता जुलता साइज है, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट के साइज के भी बैक्टीरिया होते हैं, तो साइज भी मिलता जुलता है, साइज भी मिलता जुलता है, करेक्ट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, दे हैव, इन सब में दे हैव डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए, जिसे हम बैक्टीरिया में न्यूक्लियोइड कह रहे थे ना, जो आपका मेन जेनेटिक मटेरियल था, ये डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए इन सब में पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाएगा, बैक्टीरिया में भी पाया जाएगा, एंड क्लोरोप्लास्ट में भी पाया जाएगा। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए ऐसा सा, दिस इज सिंगल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, दिस इज डबल स्ट्रैंड ऑफ डीएनए, ये स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा आपके इन सब के अंदर। यस गुरुजी, बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, क्या दिक्कत है, एकदम बात समझ में आ गई, यस एकदम सही, बहुत शानदार, वेरी गुड। अगली चीज, दे हैव, इन सब में दे हैव 70s राइबोसोम्स, 70s राइबोसोम्स,
70s राइबोसोम्स पाए जाते हैं मेरे भाई इन सब के अंदर, क्योंकि प्रोकैरियोट में तो हमें पता है 70s राइबोसोम है। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट है इनमें भी खुद के राइबोसोम होते हैं, ये भी 70s राइबोसोम होते हैं, इनमें भी सारी की सारी चीजें पाई जाती हैं। सर बात समझ में आ गई? दे कैन डिवाइड बाय फिजन, ये भी बैक्टीरिया की तरह डिवाइड करते हैं बाय फिजन। अब ये क्वेश्चन में स्टेटमेंट आई थी ना, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड बाय फिजन। यस गुरुजी, ये फिजन से डिवाइड करते हैं, यस फिजन से डिवाइड करते हैं। करेक्ट है, करेक्ट है। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये सारी चीजें आपके माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और बैक्टीरिया में सेम है ना। इसका मतलब देयरफॉर इट इज बिलीव्ड, नोट बना लीजिए 5 रुपए का, इट इज बिलीव्ड दैट, ये माना जाता है, इट इज बिलीव्ड दैट माइटोकॉन्ड्रिया and chloroplast were बैक्टीरिया अर्लियर, वो पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे, वो पहले बैक्टीरिया हुआ करते थे। करेक्ट, करेक्ट है सर। एक और इंपॉर्टेंट बात लिख लीजिए, एक और इंपॉर्टेंट नोट लिख लीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को प्यार से क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट को प्यार से क्या कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स। अर्थात गुरुजी ये कह रहे हैं ये है सेमी यानी 50%, ऑटोनॉमस यानी इंडिपेंडेंट, जो अपना काम स्वयं करते हैं, इंडिपेंडेंट, सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल। 50% अपना काम खुद करते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास खुद का डीएनए है, खुद के राइबोसोम है, यानी प्रोटीन बनाने की मशीनरी है। तो डीएनए से आरएनए बन जाएगा, आरएनए से प्रोटीन बन जाएगा। ये खुद के प्रोटीन खुद बना सकते हैं, देयरफॉर दे कैन मेक 50% ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स, 50% ऑफ देयर ओन प्रोटीन्स। ये क्या खुद के 50% प्रोटीन खुद बनाते हैं? बिल्कुल बनाते हैं। तो 50% प्रोटीन बाकी कौन बनाएगा? ये कौन बनाएगा मेरे भाई? ये बनाएगा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से इन्हें हेल्प मिल रही होती है। यस, न्यूक्लियस से इन्हें हेल्प मिल रही होती है। देयरफॉर रेस्ट 50% प्रोटीन्स आर मेड बाय न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस का सहारा लेते हैं। यस, न्यूक्लियर डीएनए से काम ले रहे होते हैं। 50% खुद का काम ये खुद करते हैं, इसलिए सेमी ऑटोनॉमस का, सेमी यानी हाफ, 50% खुद का काम खुद करेंगे, बचा हुआ 50% ये न्यूक्लियस से कराएंगे, सर बात समझ में आ गई? बात चमक गई? यस, बस इतनी बातें लिख लो और कुछ नहीं, इतनी बातें लिख लीजिए। यानी क्या क्या सिमिलैरिटी है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में एंड बैक्टीरिया में? इन सबका साइज ऑलमोस्ट सिमिलर है, एकदम एग्जैक्ट नहीं है, सिमिलर है। कुछ बैक्टीरिया माइटोकॉन्ड्रिया के साइज के हो सकते हैं, कुछ क्लोरोप्लास्ट के साइज के हो सकते हैं। इनमें एक जैसा डीएनए होता है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। 70s इनमें राइबोसोम होते हैं। ये भी बैक्टीरिया की तरह माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट फिजन कर सकते हैं। इसका मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट माना जाता था कि पहले बैक्टीरिया थे, एंड ये सेमी ऑटोनॉमस होते हैं, यानी इनके पास खुद का डीएनए और खुद की प्रोटीन बनाने की मशीनरी है। तो खुद के आधे प्रोटीन खुद बना लेते हैं, बाकियों के लिए इन्हें न्यूक्लियस पे रिलाय करना पड़ता है। सर बात समझ में आ गई? सर बात समझ में आ गई? ठीक है, ये बात है, इतनी बात है, बस ये हमने सीखा। दिस इज आवर इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ टुडे। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। एक इंपॉर्टेंट सूचना और है, काफी सारे भाई लोग कह रहे थे कि भैया सारी किताबें खरीदे। अगर आप डिजिटल बुक से पढ़ना प्रेफर करते हैं, हर बच्चे के बस का नहीं है, अगर आप डिजिटल किताबों से पढ़ना प्रेफर करते हैं तो जितनी भी पीडब्ल्यू यूनिवर्स की नीट की किताबें हैं वो आपको एक छोटे से पास में 1000 रुपए में सारी की सारी 30, 40, 50 किताब मिल जाती हैं। पीवाईक्यू, वीवाईक्यू सबको वहीं आप सॉल्व कर सकते हो, और अच्छी ऐप है, एआई बेस्ड सारे के सारे डिटेल्ड सोल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हो। टीचर की वीडियोस भी आ जाएंगी, सब कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो ये हमारे पीडब्ल्यू बुक्स करके एक अलग से ऐप है, उसमें आप चाहो तो मेडिजी सारी की सारी हमारी पंचवंच अगर महंगी लगती है तो वहां जाके सारी बुक ही आपको इतने में मिल जाएंगी। लगभग 30 के आसपास बुक्स हैं, वो सारी आपको मिल जाएंगी। यस, तो इसको आप लेवरेज कर सकते हो। अब बताओ मेरे भाई,
कुछ बातचीत। यह हमारा आज का कार्यक्रम था। कार्यक्रम अगर समझ में आया तो एक बार लाल कलर के दिलों की बारिश कर दी जाए इन द चैट सेक्शन, जिससे आपकी एनर्जी मुझ तक पहुंचे एंड बहुत मजा आ सके हमें। यस, काफी सारे स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि यार हार्ड कॉपी बहुत सारी हो गई मेरे पास, मैंने मॉड्यूल ले लिए हैं, इनफ है मेरे लिए, या सर मैं मॉड्यूल नहीं ले पा रहा हूं, 3,000 रुपए के, 1,000 रुपए में सारे मॉड्यूल सब मिल जाएगा आपको। हाँ, बस यू शुड बी प्रोन टू रीडिंग ऑन अ डिवाइस। कई बार ऐसा होता है कि आप डिवाइस पे पढ़ नहीं पाते हो, वो अगर आप कंफर्टेबल हो तो इससे बेहतर क्या ही हो सकता है भाई। आइए, ओके, हर्ष तिवारी, मिस्टर महेश, बाबा बदमोश, बदमोश भाई आ चुके हैं आज, कोमल, शक्ति कपूर, नमस्कार है सर को, देवी जी कैसी हैं बताइए जरा, सोहम, आयाज, संभवी, तनिष एंड फैजान आर इन टॉप रैंक, सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। यस यस, ये हमारी आज की वार्तालाप थी, हमने आज अच्छी अच्छी बात करी और एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के चीथड़े उड़ा डाले और अच्छे से आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हमारी मुलाकात शनिवार राती को हो रही होगी, है ना। iOS पे अभी नहीं है दोस्त, iOS पे नहीं है, बट यू कैन, आई गेस यू कैन परचेज फ्रॉम लैपटॉप ऑल्सो, विंडोज पे है, एक बार वहां चेक कर लेना। iOS पे अभी नहीं है, सिर्फ एंड्रॉइड पे है। iOS पे करवाते हैं प्रबंध, बोलते हैं, कहते हैं, सुनते हैं कुछ बातें। यस यस, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई। यस, आज मैं कुछ डलवाऊंगा छोटी छोटी बाइट साइज वीडियोस, उनको तब देखें जब कोई टॉपिक अलग से समझना हो, और जब भी कोई चैप्टर कंप्लीट होगा तो पूरी वीडियो जो है एक साथ आ जाएगी, समरी वीडियो, डिटेल्ड समरी वीडियो, उसको तो एकदम रौंद डालें। अगर सारा लेक्चर अच्छे से देखा हुआ है, सिर्फ आराम से इत्मीनान से कान में लीड लगा के बैठे, 2 घंटे के अंदर बड़े से बड़ा चैप्टर 2 घंटे के अंदर रिवाइज करें, और इस तरीके से रिवाइज करें कि 1% इंफॉर्मेशन मिस ना हो, 1% इंफॉर्मेशन मिस ना हो, इस तरीके से काम करें, मजा आ जाएगा भाई, बहुत मजा आ जाएगा। यस यस, आ जाओ, ठीक है, यही मिलेगा इसी बैच के ऊपर, नोटिफिकेशन आ जाएगी आज, एक अलग से फोल्डर बनवा दूंगा मैं, विपू सर की रिवीजन एक्सप्रेस अलग से फोल्डर बन जाएगा, विपू सर के समरी लेक्चर्स अलग से बन जाएगा। जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो समरी लेक्चर आ जाएंगे, अभी रिवीजन एक्सप्रेस जल्दी 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 मैं डालता रहूंगा हर टॉपिक के। तो अभी मैं शुरू के 4-5 डाल रहा हूं, बाद में क्या होगा, जिस दिन हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, जैसे आज एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ा तो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का डाल दिया, कल माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट पढ़ेंगे उसका डाल दिया, शाम में ही, रात में ही, झटपट रिवाइज करते रहो साथ साथ ही, मजा आ जाएगा। एक्स्ट्रा क्लास संडे को देखेंगे, अगर आप कहोगे तो संडे को एक्स्ट्रा क्लास ले ली जाएगी, कोई बहुत बड़ी दिक्कत है नहीं। आई एम हियर फॉर यू ओनली भाई, मेरे को कोई काम धंधा है नहीं उसके अलावा, है ना, मतलब मेरा जो काम है वो घर से ही हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम, एंड आई एम लाइक वर्किंग ऑल द टाइम, तो मेरे को दिक्कत नहीं है। अगर आपको अलग से कोई प्रैक्टिस सेशन चाहिए, पीवाईक्यू सेशन चाहिए अलग से, आप चाहते हैं कि हम लोग संडे को बैठ जाए 3-4 घंटा, बैठ सकते हैं, मेरे को कोई इशू नहीं है। यस, आ जाओ, राग मल्हारी गा दीजिए सर, हाँ जरूर, है ना। अभी शुरू में थोड़ा सेट हो जाओ आप लोग, बाद में जब आपका थोड़ा सा और इंटेंसिटी बढ़ जाएगी ना सिलेबस को पूरा करने की, उस टाइम पे एक्स्ट्रा क्लासेस ले लिया करेंगे। अभी थोड़ा 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता और ले लो, शुरू शुरू में थोड़ा सा लाइट रखा जाए तो बेहतर है। एक आधा चैप्टर कंप्लीट कर लेते हैं, है ना, एक आधा चैप्टर कंप्लीट कर लो, थोड़ा सा पेस पे आ जाओ, उसके बाद कोई चुटुर पुटुर टॉपिक रहेगा ना, माइटोसिस, मियोसिस, इनके सिग्निफिकेंस, छोटे मोटे टॉपिक, वो हम लोग वैसे एक्स्ट्रा में कर लिया करें। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको भाव देने की जरूरत नहीं होती, है ना, उनको बस पढ़ना होता है फॉर्मेलिटी के तौर पे कि हाँ भैया ये सुन लो बस एक बार, थ्योरेटिकल इन्फॉर्मेशन है, लेट्स रीड इट अप। मेनली कंसेप्चुअल चीजों के ऊपर, प्रैक्टिस बेस्ड चीजों के ऊपर हम लोग बढ़िया फोकस करेंगे अच्छे से। फोकस तो वैसे सारे ही करेंगे, 100% सिलेबिया ही कंप्लीट होगा, लेकिन हाँ कहीं कहीं जहां हमें लगेगा कि कोई बहुत थ्योरेटिकल सुप्रीम इंफॉर्मेशन फैक्ट बेस्ड टॉपिक है, उसको हम लोग एक्स्ट्रा में ले लिया करेंगे, जिससे हमारा मेन दिन खराब ना हो। हफ्ते के 3 ही दिन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मेन दिन शुड बी यूटिलाइज्ड इन अ बेटर वे। यस यस, आ जाओ मेरे भाई। ओहो, फरमाइशें आनी चालू हो चुकी हैं। हाँ, इधर महफिले हजरात में खड़े हो ना तुम तो, खामोशियां गा दीजिए सर। जरूर, और कोई खतरनाक चीज, और कुछ? यस, लेकर आएंगे भाई कुछ कुछ, डोंट वरी, है ना, सारे समरी, बहुत बहुत कुछ प्लान किया हुआ है आपके लिए, नोट्स वोट्स, समरी लेक्चर, काफी कुछ लेके आएंगे, डोंट वरी, है ना। चलो कुछ खड़काते हैं, उसके बाद सभी अपने अपने घरों की ओर मुड़ जाएंगे, ठीक है। आहा, गुरुजी नाक बस में नहीं है आपके,
बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो बस। ठीक है, शायरी सुनोगे? शायरी यार, ओके। हम्म, ओके। शायरी आखिर है ही क्या? मोहब्बत की तरफदारी है। कि शायरी आखिर है ही क्या? मोहब्बत की तरफदारी है। मेरी हर नज्म में उसके गलियों का जिक्र जारी है। उसका धुला हुआ चेहरा, उसकी खुली हुई जुल्फें और उसकी चमचमाती आंखें। आज लगता है सड़क पे मेरे कत्ल की तैयारी है। अरे गुरुजी, अरे गुरुजी, वाह गुरुजी, आप तो भावुक भी हो जाते हो कभी कभी। चलो भाई, निकलने का प्लान बनाओ। कुछ सुना रहा हूँ 2 लाइन, उसके बाद चुपचाप भाग जाना। कईयों को समझ में ही नहीं आई होगी। वाह 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 वाह, समझ में तो आ गई, तो दिल जले ही बैठे हैं सारे उस साइड भी। वाह, ओके। ओ माय गॉड, निकल गई है कईयों की तो। वाह यार, समझ गए तुम, समझदार तो हो। ओके। पहचानते ही नहीं अब लोग तन्हा मुझे, मेरी निगाहों में भी है ढूंढते वो तुझे। हम थे ढूंढते जिसे, वो कमी बन गए। तुम मेरे इश्क की सरजमी बन गए, हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए। तुम मेरे आसमां, मेरी जमी बन गए हो। हो हा, निकल जाओ भाई, गोली बन जाओ। शेर, लॉट्स ऑफ लव, विल कैच यू टुमारो। जब भी क्लास होगी, टुमारो माने समझ जाया करो अगली क्लास। बचकानी हरकतें नहीं गुरुजी, कल तो आपकी क्लास ही नहीं। जब भी जाओ, जहां भी जाओ, पढ़ाई करो। यस, शेरों को है गुड बाय। मैं चला एक चाय पीने, क्योंकि मेरी अगली क्लास है कुछ टाइम में। कहीं डालना मत। सम्मानजनक तो था ये वैसे, पर मेरे को पता नहीं यार, इनका माइक बड़ा खराब है। किस दिन मैं लाइव गाऊंगा तुम्हारे लिए। चलो, बाय बाय बाय, लॉट्स ऑफ लव, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। कोई भी दिक्कत, कोई भी परेशानी, जस्ट पिंग मी अप, आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। ऑलराइट, चलो टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय, गुड नाइट। शेर बाय।